आप डॉट प्रोडक्ट को किस तरह यूज करते हैं। डॉट प्रोडक्ट को यूज करके आप दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल मालूम कर सकते हैं। डॉट प्रोडक्ट की मदद से आप किसी वेक्टर के जो डायरेक्शन को साइंस हैं या जो उसके एंगल्स हैं एक्स वाई जी एक्सिस के साथ अल्फा बीटा गैमा वो मालूम कर सकते हैं। डॉट प्रोडक्ट से जो आप प्रोजेक्शन जो है वो निकाल सकते हैं। तो अब मुझे बताएं इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम है डॉट प्रोडक्ट के किसी क्वेश्चन में तो वो मैं आपको करवा देता हूँ। सर एक क्वेश्चन है प्रोजेक्शन वाला, आपने जो प्रॉब्लम्स दिए थे ना उसमें वो वाला करवा दे। अच्छा, प्रोजेक्शन वाला कौन सा? किसी क्विज में दिया था आपको? नहीं सर, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स जो आपने अपलोड की थी ना एमएस पे। अच्छा, तो प्रैक्टिस प्रॉब्लम में जैसे मिसाल के तौर पर मैंने फर्ज करेंगे आपको ये वेक्टर जैसे गिवन है ए बार। सर उसका क्वेश्चन नंबर 8 है, वो बिल्कुल नहीं हो रहा। नंबर, अच्छा रुक जाए मैं देख लेता हूँ। और 10 भी। क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास था प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो आपको दी थी। प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो आपके पास प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो दी थी आपको मैंने, इसमें प्रैक्टिस प्रॉब्लम 1 की बात कर रही हैं आप? प्रैक्टिस प्रॉब्लम 1 में ये वाला ना, ये जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम नजर आ रही ना, ये आपको ये वाली सर ना? इसी का क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन है द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर गिवन बाय, तो ए एंड बी, तो शो दैट द पैरेललोग्राम is a rhombus and determine the length of its sides and its angle। तो जो पैरेललोग्राम है उसके डायगोनल्स आपको गिवन है। रोम्बस एक ऐसा पैरेललोग्राम होता है जिसकी चारों साइड्स बराबर होती है। तो जैसे जनरली आपके पास जो पैरेललोग्राम है उसके अंदर क्या होता है, जो आमने सामने की साइड्स होती है ना वो आपके पास बराबर होती है। जैसे ये अगर 2 है तो ये भी आपके पास 2 होगा, ये 4 है तो ये आपके पास 4 होगा। ये तो आपके पास एक पैरेललोग्राम है। लेकिन अगर एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसकी तमाम 4 साइड्स जो हैं वो आपके पास इक्वल है, तो ये आपके पास है, तो ऐसे पैरेललोग्राम को हम कहते हैं रोम्बस। ठीक है। तो अब जैसे ये जो पैरेललोग्राम है इसके आपको डायगोनल्स जो है वो दिए हुए हैं, ये आपके पास जो इसके डायगोनल्स हैं। तो जैसे अगर आपके पास ये कोई आपके पास जो है पैरेललोग्राम हो और ये आपके पास इसके डायगोनल्स आपको दिए हुए हैं। एक तो आपको ये दिया हुआ वेक्टर ए और एक आपके पास ये आपका जो है ये डायगोनल आपको दिया हुआ दैट इज वेक्टर बी। ठीक है। तो अगर आप वेक्टर बी को यहाँ पे इस तरह ड्रॉ करेंगे, इसकी जो टेल है वो ए के हेड के ऊपर हो, तो ये आपके पास ये वेक्टर बी है। ठीक है ना। और ये जब हम हेड टू टेल रूल से इनको ज्वाइन करते हैं दो वेक्टर्स को, तो ये उनका रिजल्टेंट होता है। ये जो है ये आपके पास जो है ये रिजल्टेंट है। ठीक है। ये आपके पास क्या, ये ए प्लस बी है। ठीक है। तो अगर आप कोई पैरेललोग्राम अगर आप ड्रॉ करें जिसमें फर्ज करेंगे ये साइड आपके पास x है और ये साइड आपके पास जो है y है। ठीक है। तो ये जो आपके पास डायगोनल होगा ना, ये x और y का सम होगा। ये डायगोनल जो है आपके पास ये किसके बराबर होगा, ये होगा x प्लस वाई। और ये जो दूसरा डायगोनल होगा ना, ये x और y का डिफरेंस होगा, तो ये आपके पास होगा x माइनस वाई। ठीक है। तो इसमें जो आपको डायगोनल्स दिए हुए हैं वो क्योंकि a और b दिए हुए हैं, तो अगर मैं इनके मैग्नीट्यूड्स फाइंड आउट कर लूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ a तो वो मुझे इन दोनों साइड्स का सम मिल जाएगा x प्लस वाई। और अगर मैं b का मैग्नीट्यूड निकाल लूँ तो इन दोनों साइड्स का डिफरेंस मुझे मिल जाएगा x माइनस वाई। तो पहले तो आप जो है इनके मैग्नीट्यूड्स निकाल लें। तो जो आपको इसमें आपको जो प्रॉब्लम इसमें दी हुई है, ये जो आपको दी हुई है इसके अंदर प्रैक्टिस प्रॉब्लम 8, तो इसमें देखिए a जो आपके पास 3i माइनस 4j माइनस k है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा आपके पास, a जो है 3i
-j एंड -4k है। तो इसका मैग्नीट्यूड अगर मैं फाइंड आउट करूं तो ये आपके पास है मैग्नीट्यूड ऑफ a डेट इज √3 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर एंड प्लस -4 स्क्वायर। तो इसको अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो ये आपके पास 9 प्लस 1 एंड प्लस 16 है। तो ये आपके पास है √26। ठीक है। और जो वेक्टर बी आपको गिवन है तो ये आपको क्या गिवन है, वेक्टर बी आपके पास है 4i, सॉरी ये है वेक्टर ए, अच्छा ये 3i माइनस 4j माइनस के है, 3i माइनस 4j माइनस 4j और ये माइनस के है। तो है मैग्नीट्यूड तो वही आएगा आपके पास। अच्छा वेक्टर बी जो है आपके पास वो है 2i प्लस 3j माइनस 6k, 2i प्लस 3j माइनस 6k। ठीक है। तो वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है आपके पास वो आपके पास क्या होगा, √2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड प्लस -6 स्क्वायर। तो ये आपके पास है 4 प्लस 9 एंड प्लस 36। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √49 और फिर ये आपके पास आ जाएगा 7। ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं कि जो हमारा पैरेललोग्राम है तो इसमें जो x प्लस वाई है वो a का मैग्नीट्यूड है और जो x माइनस वाई है वो b का मैग्नीट्यूड है। तो इसमें जो a का मैग्नीट्यूड है आपके पास ये x प्लस वाई है, x प्लस वाई इज इक्वल टू a। तो इस तरह x प्लस वाई आपके पास हो गया √26। ठीक है। ये आपके पास x और y में पहली इक्वेशन आपको मिल गई। x और y क्या है, साइड्स है आपके पैरेललोग्राम की, और जो x माइनस वाई है वो आपके पास है b। b का मैग्नीट्यूड है तो इस तरह x माइनस वाई आपके पास आ गया 7। ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो अब ये जो x और y में दो इक्वेशन है इनको हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हम और x और y मालूम कर सकते हैं। इस तरह हमारे पास पैरेललोग्राम की साइड्स आ जाएंगी। तो अब किस तरह सॉल्व करें इनको साइमल्टेनियसली, अगर आप सिंपली इनको ऐड कर देंगे तो आप देख रहे हैं ऐड करने से जो y की टर्म है वो कैंसिल हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 2x और ये आपके पास है √26 प्लस 7। तो यहाँ से ये जो आपको ये √26 प्लस 7 है तो यहाँ से अगर आप x फाइंड आउट कर लें तो x आपके पास हो जाएगा √26 प्लस 7 होल डिवाइडेड बाई 2। ये आपके पास एक साइड आ गई x। अब दूसरी साइड आप किस तरह निकाल लें, तो इस x की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट करके सॉल्व कर लें और y निकाल लें। तो जैसे ये आपके पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू √26। तो यहाँ से y आपके पास होगा √26 माइनस x। तो x की वैल्यू मैं ऊपर से सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ तो ये 26 माइनस ये √26 माइनस 26 और प्लस 7 अपॉन 2 है। तो अब इसको अगर आप एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये 2 √26 और ये -26 और ये आपके पास आ जाएगा -7 होल डिवाइडेड बाई 2। ठीक है। तो ये आपके पास y जो है ये आपके पास आ जाएगा √26 माइनस 7 अपॉन 2। ठीक है। तो ये आपके पास जो है साइड्स आ गए। अगर आपको एंगल अगर आपने निकालने हैं तो जैसे ये वेक्टर a है
और ये जो है आपके पास ये वेक्टर बी है, और ये जो आपके पास ये जो वेक्टर इनके दरमियान अगर आप ये एंगल्स निकाल लेते हैं, ठीक है, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी है, तो हमें ये वाला एंगल चाहिए कि ये एंगल कितना है। तो अगर हम ये एंगल निकाल लेंगे तो इसका जो ट्वाइस कर लेंगे तो हमें ये वाला एंगल मिल जाएगा, क्योंकि ये जो डायगोनल होता है ये इन दोनों इन एंगल्स को बाइसेक्ट करता है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है। तो अब ये जो एंगल, जैसे ये वाला जो एंगल हमने निकालना है, ये आपके पास है बिटवीन ए और बिटवीन एक्स, ये एक्स है, ये वाई है आपके पास। तो x और a के दरमियान हमने ये एंगल मालूम करना है, तो इसको हम जो है डॉट प्रोडक्ट की मदद से मालूम कर सकते हैं। अगर हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं बिटवीन सर ये अंडर रूट 26 -7 नहीं था, ये ऊपर +7 था। कहाँ पे बात कर रही हैं आप? ये तो ये जी सर, ये कैसे हुआ? माइनस से आपने मल्टीप्लाई किया ना, माइनस अंडर रूट 26 और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा ना, ठीक है, या इसमें कोई प्रॉब्लम है? क्लियर है नहीं बात सर, ये? ठीक है। जी, ठीक है सर। अच्छा, तो अब ये जो आपके पास, अगर मैं वेक्टर ए और ये जो वेक्टर एक्स है इसकी अगर मैं डॉट प्रोडक्ट लूँगा, तो ये आपके पास होगी ए एक्स कॉस, इस एंगल को आप अगर थीटा कहते हैं तो ये कॉस थीटा है, ठीक है। तो यहाँ से जो है आप इस कॉस थीटा को जो है फाइंड आउट कर लेंगे, तो ये आपके पास जो है ये डॉट प्रोडक्ट, और इसको आप डिवाइड करोगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए से और मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स से, ठीक है। तो ए का मैग्नीट्यूड तो है आपके पास, एक्स का मैग्नीट्यूड भी है आपके पास, तो ये डॉट प्रोडक्ट जो है ये आपके पास नहीं है। ये डॉट प्रोडक्ट जो है ये आपको जो है कैलकुलेट करनी होगी कि ये डॉट प्रोडक्ट कितनी है, ठीक है। तो इस डॉट प्रोडक्ट को जो है आप किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी एक्स को वेक्टर की फॉर्म में आपने रिप्रेजेंट करना है। तो ये जो वेक्टर है आपके पास ए और बी का सम है, तो ये है ए प्लस बी, ठीक है। तो जैसे ये जो आपके पास था, ये जो पैरेललोग्राम आपके पास जो है, अगर इसमें ये जो पैरेललोग्राम है आपके पास, तो इसमें ये ए है आपके पास और ये जो है आपके पास बी है। तो इसमें यहाँ तक ये जो है आपके पास ये वेक्टर एक्स है, और ये आगे दोबारा जो है ये रिपीट हो रहा है, तो ये एक्चुअली जो a प्लस बी है ये किसके बराबर है? ये 2x पार के बराबर है। a प्लस बी, ये जो है आपके पास a और b का जो सम है ये वेक्टर x का ट्वाइस है, डेट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वेक्टर x। तो यहाँ से जो है हम वेक्टर x जो है वो निकाल लेते हैं, तो वेक्टर x क्या होगा? ये हाफ ऑफ a प्लस बी होगा। तो अब क्योंकि वेक्टर a आपको गिवन है, तो उनको ऐड करके अगर आप हाफ कर देंगे तो आपको वेक्टर x जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो वेक्टर a जो आपको गिवन है वो क्या गिवन है? वेक्टर a ये है 3i माइनस 4j माइनस के, और वेक्टर b ये है, तो इनको मैं यूज़ करके ये वेक्टर x निकाल लेता हूँ। तो वेक्टर x जो है आपके पास डेट इज हाफ ऑफ a आपके पास है 2i माइनस 3i माइनस 4j माइनस के, 3i माइनस 4j माइनस के, और इसमें ऐड कर रहे हैं वेक्टर b। तो वेक्टर b जो आपके पास है 2i प्लस 3j माइनस 6 के, 2i
प्लस 3j माइनस 6k। ठीक है, तो ये वेक्टर x बार आपके पास क्या आ जाएगा, 3 आए 2 आए, ये आपके पास 5 आए हो जाएगा, माइनस 4j प्लस j, ये माइनस j हो जाएगा, माइनस k माइनस 6k माइनस 6k हो जाएगा। और फिर इसको आप हाफ कर लेंगे तो ये हर एक जो है वो 2 से डिवाइड होगा, तो ये आपके पास जो है ये आपके पास आ गया वेक्टर x बार। तो अब इसकी अगर आप डॉट प्रोडक्ट ले लें x के साथ, a के साथ, a और x की डॉट प्रोडक्ट, तो a आपके पास है, ये a था आपके पास, तो कंपोनेंट फॉर्म में हम डॉट प्रोडक्ट किस तरह लेते हैं कि x कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होता है, तो 3 मल्टीप्लाई होगा 5/2 से, प्लस y कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस इसका y कंपोनेंट a का है -4, और x का है -1/2, और जो z कंपोनेंट है वो z कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होगा तो इसका z कंपोनेंट है -1, और x का है -7/2। तो ये जो है आपके पास इनकी डॉट प्रोडक्ट आ गई, तो ये आपके पास हो जाएगा 15/2, और ये हो जाएगा प्लस 4/2, और ये हो जाएगा प्लस 7/2। तो इसमें अगर आप एलसीएम ले लेंगे तो 15 + 4 19, और 19 + 7 26/2, तो फिर ये आ जाएगा 13। ठीक है, तो ये जो आपके पास एंगल है यहाँ से, अब वेक्टर ए का एक्स के साथ ये एंगल थीटा, फिर हम ये यहाँ से निकाल लेते हैं। तो ये आपके पास जो एंगल है ये है कॉस थीटा, और ए की डॉट प्रोडक्ट एक्स के साथ और डिवाइडेड बाय ए इंटू एक्स। तो अब इसमें वैल्यूज रख देंगे, ये आपके पास है 30, ए का जो मैग्नीट्यूड था वो था √26, जिसको आप डेसिमल में निकाल लीजिएगा, और जो x का मैग्नीट्यूड है वो आपके पास यानी x की जो वैल्यू, ये x का मैग्नीट्यूड है √26 + 7/2। तो ये दो ये मतलब आप डेसिमल में निकाल लें जितना भी आपके पास आ रहा है, और ये जो √26 है इसको आप डेसिमल में निकाल लें, तो फिर यहाँ पे पुट करके सॉल्व करेंगे, इसका इन्वर्स कॉस्ट ले लेंगे, तो ये आपके पास एंगल आ जाएगा। ठीक है, तो ये काम फिर आप खुद कर लीजिएगा, इसका कॉस इन्वर्स लेकर ये एंगल आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब अगर ये दूसरा एंगल जो है हमने निकालना हो, यानी ये वाला एंगल, एक तो ये वाला आ गया हमारे पास थीटा, ठीक है, और जो दूसरा एंगल आपके पास वो कौन सा है, वो आपके पास ये वाला एंगल है, या ये एंगल निकाल सकते हैं आप, ये बिटवीन ये वाला एंगल, इसको ये कह लें या ये वाला निकाल लें। ठीक है, तो थीटा और इसको हम कह लेते हैं फाई। ठीक है, तो अब ये जो एंगल है ये बिटवीन ए और ये जो वाई है ये इसके दरमियान है। ये जो वेक्टर है आपके पास वाई, इसको अगर आप वेक्टर बना के लिखते हैं तो ये आपके पास वेक्टर वाई बार है। ठीक है, तो ये बिटवीन एंगल ए एंड वाई है। ये एंगल जो है आप निकाल सकते हैं, अगर यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं इस एंगल को, तो ये आपके पास वेक्टर बी है, और ये जो है आपके पास ये वेक्टर वाई है। तो यहाँ पे अगर आप ये एंगल निकालते हैं, इसको जैसे लेट से आप इसको कह देते हैं, इसको z कह देते हैं, तो ये जो एंगल है बिटवीन y एंड वेक्टर b है। तो कोई सा भी आप इसमें एंगल निकाल सकते हैं, क्योंकि ये एंगल रिलेटेड होते हैं, अगर एक मिल जाएगा तो बाकी हमें मिल जाएंगे। पैरेललोग्राम में एंगल्स जो होते हैं उनमें क्या प्रॉपर्टी होती है कि जैसे ये एंगल अगर आपके पास लेट से 60 है, तो ये जो एंगल होगा इस तरह होगा कि इनका सम 180 हो। तो अगर ये 60 है तो ये आपके पास जो एंगल होगा 120 होगा, और जो अपोजिट एंगल्स होते हैं बराबर होते हैं, अगर ये 60 है तो फिर ये भी 60 है, और अगर ये 120 तो ये भी 120 है। तो इसके अंदर आपको फिर जस्ट मतलब कोई से दो पेयर ऑफ एंगल्स निकालने की ज़रूरत है, मतलब या तो आप इसके साथ इसका पेयर निकाल लें, या बाकी दोनों आपको मिल जाएंगे, या आप ये पेयर निकाल लें तो फिर ये बाकी दोनों लिख सकते हैं।
ठीक है, या अगर आप ये पेयर निकाल लें ये दोनों, तो ये बाकी दो ले सकते हैं, कोई भी दो एंगल्स आप निकाल लेंगे तो बाकी दो एंगल्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो एक तो हमारे पास जैसे हमने ये एंगल निकाला थीटा, ये जो ऊपर आया, तो इसका ये जो टोटल एंगल होगा ये 2 थीटा होगा, मतलब ये जो टोटल एंगल है इस थीटा का ट्वाइस होगा। तो हमने ये थीटा निकाल लिया, तो ये हमारा काम हो यहाँ पे हो गया, ये एंगल निकालने की जरूरत नहीं, ये भी जस्ट थीटा ही होगा ये वाला जो है। तो फिर ये जो टोटल आपके पास ये जो एंगल है ना, ये 2 थीटा होगा। ठीक है, तो थीटा सर निकाल लिया। इसका जो थीटा निकला है वो 82.289 है, तो ये आंसर तो सेम नहीं आ रहा फिर। इसका एक मिनट, इसमें आपके पास एक तो ये साइड आनी चाहिए 5√3/2, तो ये साइड भी आपकी डिफरेंट आ रही है, तो इसमें हम देख लेते हैं कोई कैलकुलेशन में हम मिस्टेक तो नहीं कर रहे। आपके पास ए है 3i माइनस 4j माइनस के, और ये 2i प्लस 3j माइनस 6k। तो ए जो है आपके पास वो है 3i माइनस 4j माइनस के, सही है, और इसका मैग्नीट्यूड होगा 3 माइनस 4 माइनस 1 9 10 और 16 तो √26, ये तो सही है आपके पास। और बी है 2i प्लस 3j माइनस 6k, तो इसका मैग्नीट्यूड है 4 9 और प्लस 36, तो ये भी आपके पास सही है। अच्छा, और फिर जो x और y का जो सम है आपके पास, वो आपके पास है x प्लस वाई, ए है आपके पास, तो a है √26, और x माइनस वाई जो आपके पास b है, दैट इज 7। तो इनको अगर आप सब्ट्रैक्ट करें 2x अंडर रूट ऐड कर लें 26 प्लस 7, तो x आ गया √26 प्लस 7/2। इसको अगर आप किसी में भी पुट करें तो ये आपके पास जैसे x प्लस वाई √26 में पुट किया तो y √26 माइनस x, तो √26, तो ये दोनों साइड इसकी सेम आनी चाहिए, x और y ना, ये डिफरेंट आ रही हैं। और ये आपके पास कितनी आनी चाहिए 5√3/2। rhombus and determine the length of its sides। तो इसमें हम कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं, x प्लस वाई तो सही है आपके पास, x प्लस वाई है, और ये आपके पास जो है x माइनस वाई है। अच्छा, इसमें एक मिनट, हम इसको वेक्टर की फॉर्म में दोबारा रिप्रेजेंट करके देखते हैं कहाँ पे हम मिस्टेक कर रहे हैं। तो जैसे ये आपके पास x है और ये आपके पास जो है y है, ये वेक्टर x है और ये वेक्टर y है, और यहाँ पर भी जो है आपके पास ये वेक्टर x है और ये वेक्टर y है। ठीक है, तो ये जो डायगोनल आपको दिया हुआ है दैट इज a, तो ये a जो है, अच्छा, तो हम इसमें मिस्टेक क्या कर रहे हैं, ये मैग्नीट्यूड का सम नहीं है एक्चुअली, ये वेक्टर का सम है। तो a बार जो है ये है x बार प्लस y बार। ठीक है, तो यहाँ पे मिस्टेक हमसे क्या हो रही है, a बार जो है आपके पास वो x प्लस वाई नहीं, a x प्लस वाई नहीं है, a बार x बार प्लस y बार है। अच्छा, और जो दूसरी इक्वेशन है, ये जो वेक्टर है आपके पास b, तो ये जो वेक्टर है आपके पास b बार, तो ये है x बार माइनस वाई बार, x बार माइनस वाई बार। ठीक है, तो अब ये जो दो वेक्टर इक्वेशन है, इनसे हम x बार और y बार सॉल्व करके निकालते हैं, तो फिर उनके मैग्नीट्यूड्स हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो वो आपके पास लेंथ होगी। तो हमने x बार वेक्टर निकालना है, y बार वेक्टर निकालना है, तो अगर आप इन दोनों को ऐड कर दें तो यानी a बार प्लस b बार आपके पास है x बार माइनस y बार, ये आपके पास है b बार। तो इनको अगर आप ऐड करोगे तो ये आ जाएगा a बार प्लस b बार, ऐड करने से क्या होगा, ये जो है कैंसिल होगा, ये आ जाएगा 2x बार। तो x बार जो होगा आपके पास वो आ जाएगा a बार प्लस b बार का हाफ, जो कि ऊपर हम निकाल चुके हैं वेक्टर x बार, ये वेक्टर x बार जो है। और अगर आप इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो y बार आपके पास, सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये a बार माइनस b बार है, ये x की टर्म कैंसिल होगी,
तो वेक्टर ए बार आपके पास होगा, वेक्टर वाई बार होगा ए बार माइनस बी बार का हाफ, ठीक है ना। तो पहले हम इन दोनों फॉर्मूले से एक्स बार और वाई बार निकाल लेते हैं। एक्स बार तो हम ऊपर निकाल चुके हैं, एक्स बार ये आया आपके पास 5/2i, तो जो एक्स बार है आपके पास दैट इज 5/2i और -1/2j और -7/2k, ठीक है। ये हमने ए और बी को ऐड करके जो है इसका हाफ कर लिया था, तो 3i + 2i 5i माइनस हाफ j, सही। अब इनको अच्छा वाई बार निकालते हैं, तो वाई बार के लिए हमने ए बार और बी बार को माइनस करना है और फिर उसका हाफ लेना है। तो ए बार और बी बार अगर आप इसमें पुट करें तो ए बार है 3i - 4j - k, 3i - 4j और -k, और फिर माइनस, अब बी बार जो है उसका साइन हम चेंज कर देंगे, तो ये आपके पास होगा -2i - 3j + 6k, तो -2i और -3j और +6k, ठीक है। तो यहाँ से फिर वेक्टर वाई बार आपके पास कितना आ जाएगा, डेट इज 3i - 2i, ये आपके पास 1i और हाफ से डिवाइड कर दिया, तो ये 1/2i, अच्छा फिर -4j - 3j -7j, तो ये -7/2j और फिर -k और +6k, तो ये आ जाएगा +5, तो ये +5/2k, तो ये जो है आपके पास वेक्टर वाई बार आ गया, ठीक है। तो अब इनके अगर आप मैग्नीट्यूड निकाल लें, x का मैग्नीट्यूड निकाल लें मॉडुलस x बार या जस्ट x, तो ये आपके पास क्या होगा 5/2 का होल स्क्वायर, ये अब साइड्स हम निकाल रहे हैं, 5/2 का होल स्क्वायर और प्लस -1/2 का होल स्क्वायर और प्लस 7/2 का होल स्क्वायर। तो इसको अगर आप सॉल्व कर लें तो ये आपके पास हो जाएगा 25 और प्लस यहाँ से आएगा 1 और प्लस यहाँ से आएगा 49 और होल डिवाइडेड बाय नीचे 4 है आपके पास, तो ऊपर अगर आप ऐड कर लेंगे 50 और 25, तो ये आ जाएगा √75/4, तो फिर आप 75 को इस तरह लिखें 25 × 3/4, तो ये मैग्नीट्यूड आपके पास आ जाएगा 5√3/2। और अगर आप y का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो उसमें भी यही कंपोनेंट है ना, हाफ है और 7/2 है और 5/2 है, तो इसका मैग्नीट्यूड भी यही आएगा, तो यही मैग्नीट्यूड आएगा y का। तो इस तरह x और y बराबर होंगे, तो ये आपके पास लेंथ है 5√3/2, ठीक है ना। तो अब हम जब एंगल निकालेंगे तो हमारे पास अब एंगल निकाल लें, a और x की डॉट प्रोडक्ट आपने कैलकुलेट की हुई है, जो कि ए और एक्स की डॉट प्रोडक्ट आपके पास कितनी थी 13 थी, और एक्स का मैग्नीट्यूड आपके पास ये है 5√3/2। तो अब आप निकालें जो एंगल है आपके पास, आप इसे कैलकुलेट कर लें आप कॉस इनवर्स, ये एंगल कितना आना चाहिए, ये एंगल आना चाहिए r cos 23/75, ये टोटल एंगल जो बता रहे हैं ना आप, हमने तो उसका हाफ निकाला है, ये टोटल एंगल बता रहा है, ये वाला एंगल, तो जो थीटा आप निकालेंगे ना उसको ट्वाइस कर देंगे तो ये एंगल आ जाएगा। तो थीटा कितना आया आपके पास, थीटा यहां से आ जाएगा आपके पास, ये जो है ना, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ए और x के दरमियान आपको एंगल मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा अब हाँ समझ गए ना कि इसमें क्या मिस्टेक हम कर रहे थे, तो ये एक्चुअली ए बार जो है वो x बार प्लस y बार है, तो हम गलती ये कर रहे थे, a लिख रहे थे x प्लस y, तो ये आपके पास डायग्राम है, तो ये जो लेंथ है आपके पास, ये वेक्टर है x बार और y बार, तो ये आपको डायगोनल्स दिए हुए हैं a बार और b बार, तो a बार इज इक्वल टू x बार प्लस y बार, और जो b बार है वो आपके पास x बार और y बार का जो है डिफरेंस है। तो इनको सॉल्व करके हम ये वेक्टर x बार y बार निकाल लेंगे, ऐड कर लेंगे तो x बार होगा a बार प्लस b बार/2, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो y बार होगा a बार माइनस b बार/2,
फिर ए और वेक्टर बी की वैल्यूज पुट करके ये हमारे पास वेक्टर एक्स और वेक्टर वाई आ जाएंगे। फिर इनके मैग्नीट्यूड्स निकाल लेंगे तो वो मैग्नीट्यूड से आएंगे 5√3/2। तो क्योंकि चारों मैग्नीट्यूड सेम आ रहे हैं तो इसका मतलब ये रोम्बस है, ठीक है। फिर एंगल जो है आप डॉट प्रोडक्ट की मदद से निकालेंगे। वेक्टर ए का वेक्टर एक्स के साथ जो एंगल है वो फिर आप ए और एक्स के दरमियान डॉट प्रोडक्ट की मदद से निकाल लें तो ये जो एंगल थीटा है इसका ट्वाइस कर लेंगे तो ये एंगल आ जाएगा आपके पास, ठीक है। इस तरह जो आपके पास दूसरा एंगल है वो वेक्टर बी और वेक्टर वाई के दरमियान जो है आप डॉट प्रोडक्ट से निकाल लें, यानी इसमें या डॉट प्रोडक्ट आपको लेनी होगी बी बार और वेक्टर वाई बार के दरमियान। तो ये आपके पास होगी बी वाई कॉस फाई, तो यहाँ से ये दूसरा एंगल आप निकाल लेंगे कॉस इनवर्स कॉस से, ठीक है। तो समझ गए या इसमें कोई प्रॉब्लम है? हाँ क्लियर है बात? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी सर आप एंगल भी निकलवा दें। अच्छा, तो इसको फिर आप कैलकुलेट करें ना, ये जो आपके पास यहाँ पर ये जो आपने एंगल जो है इसको निकाल लें, √26 इसको निकालें, कितना है डेसिबल में आप इसको निकाल लें। ये पूरे ये जो फ्रैक्शन है इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये जो आपके पास थीटा जो है ये आपके पास है कॉस इनवर्स 13 और डिवाइडेड बाय √26। इसको आप डेसिमल में निकाल लें, कितना आएगा √26 वो मुझे बताएं। डेसिमल में कितना √26 से 5 पॉइंट समथिंग आएगा, ये 5 पॉइंट समथिंग है वो बता दें मुझे। अच्छा, और जो वेक्टर एक्स 5.0 ही है, 5.0990। 5.1 ले लें। अच्छा, और दूसरी तरफ ये जो वेक्टर एक्स है ये इसका मैग्नीट्यूड है 5√3/2, तो इसको निकाल लें आप डेसिमल में। 5 को √3 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दें 2 से, तो ये मुझे बता दें डेसिमल में। सर 4.33। 4.33, ठीक है। तो अब इस पूरे नंबर्स को कैलकुलेट करके इसका इनवर्स कॉस्ट निकालें और थीटा बताएं कितना आ रहा है। जीरो पॉइंट 0.5886। हाँ, ये एंगल आ रहा है या ये फ्रैक्शन, इसका इनवर्स कॉस्ट भी ले लें। नहीं है, वो आ रहा है हाँ, एंगल कितना आ रहा है? 53.936। ये ए है आपके पास और ये आपके पास एक्स है, तो ये 53.936 936। 94 डिग्री है। तो ये वाला एंगल मुझे पता चल गया। तो अब ये जो एंगल होगा ये इसका ट्वाइस होगा ना, तो ये जो एंगल है आपके पास आने ये 2 थीटा होगा। तो ये आपके पास इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 107 डिग्री के करीब आ जाएगा, ठीक है। 107 डिग्री। अच्छा, अब इसके अंदर जो दिया हुआ आपको ये इस फॉर्म में दिया हुआ आर कॉस, तो इसको अगर आप कैलकुलेट करें, ये आपके पास है आर कॉस यानी कॉस इनवर्स 23/75 है, इनवर्स कॉस के फॉर्म में दिया हुआ है, तो इससे भी यही वैल्यू आनी चाहिए। ये जो आपको दिया हुआ है इनवर्स कॉस 23/75। तो देखिए इसमें एक एंगल तो ये आ गया ना 107.52 डिग्री, ये आ रहा है, ये आगे आपको देखो डेसिमल में दिए हुए। तो एक एंगल आपके पास ये आ गया 107 डिग्री 52, ठीक है। ये है आपके पास ये 107
डिग्री 52 मिनट से हमने तकरीबन इसको 107 ले लिया। तो दूसरा एंगल फिर हमें उस तरह कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर ये एंगल मेरे पास थीटा है तो ये जो एंगल है ये होगा 180 माइनस थीटा। ये 180 में से माइनस करके आ जाएगा, तो इसके लिए डॉट प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो दूसरा एंगल है आपके पास ये है 180 माइनस 107। तो ये आपके पास जो है ये आपके पास आ जाएगा 180 में से 107 माइनस कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 173 डिग्री। ठीक है, तो ये जो है आपके पास सॉरी 73, ठीक है ना। तो ये आपके पास ये आधा एंगल है 72.8। ठीक है, तो हमने अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाली है, एग्जैक्ट नहीं निकाली है। ठीक है, तो क्लियर है ये बात। अच्छा, अब बताएं और कौन सा टॉपिक है। सर क्वेश्चन 10। इसे प्रैक्टिस का ये वाला फाइंड द यस प्रोजेक्शन ऑफ सर। द वेक्टर ऑन द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। अच्छा, तो इसमें ये आपके पास जो पॉइंट है 2 3 -1 और -2 -4 -3। तो एक लाइन है जो इन दो पॉइंट से गुजर रही है, ये पॉइंट P ले लें और ये पॉइंट Q ले लें। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको दिए हुए 2 3 -1 2 3 और -1, और ये जो पॉइंट है आपके पास दैट इज -2 -4 3। तो ये है -2 -4 और 3। तो अगर आपको ये वेक्टर मालूम करना हो फ्रॉम P टू Q, ये जो वेक्टर है जो P से स्टार्ट हो रहा हो Q पर इसका जो है वो हेड है, तो वेक्टर बिटवीन टू पॉइंट्स किस तरह मालूम करते हैं, हेड माइनस टेल। तो ये जो वेक्टर है आपके पास PQ बार, ये वेक्टर आपके पास क्या हो जाएगा, x कंपोनेंट में से x कंपोनेंट माइनस होगा -2 तो ये -4 आए, और -4 -3 -7j, और ये 3 -1 तो +4k। तो ये वेक्टर आ गया PQ। और फिर ये एक और वेक्टर आपको दिया हुआ है A बार। तो इसका प्रोजेक्शन हमने निकालना है इस वेक्टर के ऊपर, तो ये हम डॉट प्रोडक्ट से निकाल सकते हैं प्रोजेक्शन। तो वेक्टर A जो आपको दिया हुआ है दैट इज ये आपके पास है 4i - 3j + k। ये 4i - 3j और +k। ठीक है, तो अब ये प्रोजेक्शन किस तरह निकालेंगे। तो इस प्रोजेक्शन के लिए हम A की डॉट प्रोडक्ट लेंगे वेक्टर PQ बार के साथ, और इसको डिवाइड कर देंगे इसके मैग्नीट्यूड से, क्योंकि हम इसके यूनिट वेक्टर के साथ जो है इसकी डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। तो ये मेरे पास जो है रिक्वायर्ड प्रोजेक्शन है, ये जो रिक्वायर्ड प्रोजेक्शन है P कह लें इसे आप। ठीक है, तो अब हम A और PQ की डॉट प्रोडक्ट निकाल के इसको डिवाइड कर देते हैं PQ के मैग्नीट्यूड से। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगी, 4 - 4, x कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होगा -3, और -7 -3 - 7, और z कंपोनेंट से होगा +1 × 4। ये तो वेक्टर A और वेक्टर PQ की डॉट प्रोडक्ट है, और डिवाइड कर दें इसको मैग्नीट्यूड ऑफ PQ से। तो ये PQ है इसका मैग्नीट्यूड -4 इसका x कंपोनेंट का स्क्वायर, और प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर, और प्लस z कंपोनेंट का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपके पास हो जाएगा -16 और +21 और +4, और होल डिवाइडेड बाय ये जो रूट में आपके पास है 16 +49 और +16।
ठीक है, तो ऊपर आपके पास जो है -16 और 21, ये 5 और 4 ये आ जाएगा 9, और नीचे जो है आपके पास ये आ जाएगा 16 और 16 32 और 49, तो ये आपके पास है 81। तो 81 का जो रूट है 9 है, तो ये प्रोजेक्शन आ जाएगा आपके पास 1। ठीक है, ये आ गया 1। सही है। और कौन सा है, और कौन से टॉपिक है? जी बताएं। तो ये तो डॉट प्रोडक्ट का प्रोजेक्शन का आपके पास हो गया टॉपिक। फिर उसके बाद आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट होती है। सर वेक्टर कंपोनेंट्स का है आखिरी वाला सवाल 3, वेक्टर कंपोनेंट जो लिखा है। कौन सा, फॉर विच एंगल, ये वाला यस तीसरा? सर। तो फॉर विच एंगल थीटा इज द कंपोनेंट ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी इक्वल टू 0। तो अब ए अगर बी के ऊपर परपेंडिकुलर होगा, तो फिर ए का बी की डायरेक्शन में जो प्रोजेक्शन है वो 0। तो इसका आंसर क्या, एंगल शुड बी 90 डिग्री। ठीक है, तो जब हम प्रोजेक्शन ओके लिखते हैं, हाँ, तो अगर हम जैसे ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो अब अगर मुख्तलिफ एंगल्स, अगर आप एंगल को चेंज करें, अगर आप ये एंगल कम करेंगे तो प्रोजेक्शन बढ़ जाएगा, और कम करेंगे तो प्रोजेक्शन और बढ़ जाएगा, और अगर आप एंगल को बढ़ाएंगे यानी इस तरीके से मूव करेंगे, तो ये जो प्रोजेक्शन है ये कम हो जाएगा, ये प्रोजेक्शन कम हो जाएगा। और जब ये बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा, तो फिर उस सूरत में देयर विल बी नो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। तो जब थीटा 0 होगा तो प्रोजेक्शन मैक्सिमम होगा, जो कि खुद ए के बराबर होगा, और जब थीटा 90 होगा तो फिर जो प्रोजेक्शन होगा ए का ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ बी, वो 0 होगा। तो इसका आंसर है थीटा शुड बी 0, थीटा शुड बी 90 डिग्री। ठीक है। अच्छा, और हाँ, तो इसमें और तो कोई नहीं पूछना, क्लियर है ये? अब और कौन सा टॉपिक पूछना है आपने, बताएं मुझे। और कौन सा टॉपिक जो है आप पूछना चाहते हैं? उसके बाद आपने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ी है कि अगर दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट आप निकालना चाहते हैं, अगर वो कंपोनेंट फॉर्म में है, तो फिर आप वो डिटर्मिनेंट की मदद से निकालते हैं। और आई जे के की जो क्रॉस प्रोडक्ट है, वो क्या होती है आपके पास, आई क्रॉस जे के होता है। अगर ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो ये माइनस के होता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट जो होती है एंटी कम्यूटेटिव होती है। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। तो ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन होती है वो ए और बी के प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर होती है, जिसको हम राइट हैंड स्क्रू रूल से निकाल सकते हैं। तो जैसे अगर ये वेक्टर और ये वेक्टर बी है, तो ये जो इसका प्रोजेक्शन होगा आपके पास, ये जो ए और बी का प्लेन है इसके परपेंडिकुलर होगा। तो ये ए क्रॉस बी की डायरेक्शन है। तो अगर ए से आप अपने राइट हैंड को बी की जानिब कर्ल करेंगे इस एंगल के ऊपर, तो ये जो अंगूठे की सिमत होती है ए क्रॉस बी की डायरेक्शन होगी। या अगर एक राइट हैंडेड स्क्रू आप लें, उसको अगर आप ए से बी तक इस तरीके से खोलेंगे, तो इसकी जो खुलने की सिमत होती है ए क्रॉस बी है। जो बी क्रॉस है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो बी क्रॉस ये ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड्स बराबर होते हैं, लेकिन इनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है, इसलिए एक दूसरे का नेगेटिव होते हैं। ठीक है। अच्छा, और फिर क्रॉस प्रोडक्ट आपने पढ़ा था। फिर उसके बाद था वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में अगर आप एक वेक्टर है और आप देते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी, तो साबित है ए डॉट बी क्रॉस सी का मतलब ये नहीं है कि पहले आप ए और बी की डॉट प्रोडक्ट लें, क्योंकि देन यू विल गेट ए स्केलर, और स्केलर की वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट डिफाइन नहीं होती। तो इसका हमेशा मतलब क्या होगा, क्योंकि इट शुड बी डिफाइन, तो उसका मतलब ये होगा कि पहले आप वेक्टर बी और सी को मल्टीप्लाई करेंगे, तो इससे आपको एक वेक्टर मिलेगा। फिर वो जो वेक्टर आपके पास है उसकी आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे ए के साथ। तो दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट डिफाइन होती है। तो हमेशा जब भी हम इसको बगैर पैरेंथेसिस के लिखेंगे, तो उसका मतलब ये होगा कि पहले हमने क्रॉस प्रोडक्ट लेनी है, फिर उसके बाद हमने डॉट प्रोडक्ट लेनी है। और फिर हम क्रॉस और डॉट को इंटरचेंज कर सकते हैं, यानी ए डॉट बी क्रॉस सी जो है ये बराबर होता है ए क्रॉस बी डॉट सी।
और फिर इसमें आप साइक्लिक जो है वेरिएशन भी कर सकते हैं, यानी ए डॉट बी क्रॉस सी में आप अगर जैसे ये आपके पास साइकिल है ए बी और सी का, तो इसको आप रोटेट कर सकते हैं, यानी ए की जगह बी, फिर बी की जगह सी और सी की जगह ए। तो मतलब ए डॉट बी क्रॉस सी दैट इज इक्वल टू बी डॉट, ठीक है, ए की जगह बी और बी की जगह सी, तो बी डॉट सी क्रॉस ए, ठीक है ना, यानी ये ए बी सी है, इसको अब फिर ये बी सी ए ये रोटेट कर दिया, फिर सी ए बी, तो डेट इज इक्वल टू सी डॉट ए क्रॉस बी। ठीक है, तो इस साइक्लिक ऑर्डर में आप ये तीनों डॉट प्रोडक्ट्स जो तीनों स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हैं ये आपके पास बराबर होगी, तो उसको बॉक्स प्रोडक्ट भी कहते हैं, क्योंकि इसका जो मैग्नीट्यूड होता है, अगर आप एक बॉक्स बनाए जिसकी तीन एडजेसेंट साइड जो हो वो ए बी सी हो, तो ये अगर आपके पास ये बॉक्स है और इसकी जो तीन जो साइड्स हैं आपके पास वो ए बी सी है, जो कि एक राइट हैंडेड सिस्टम बना रहा है, तो ये जो बॉक्स बनेगा आपके पास जिसकी ये साइड्स जो होंगी वो ए बी सी होंगी, तो इस बॉक्स का जो वॉल्यूम होगा ना वो इस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बराबर होगा, तो ये जो बॉक्स प्रोडक्ट भी कहते हैं इसलिए हम इसको, ठीक है। तो अब अगर आप इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं, अगर ये कंपोनेंट फॉर्म में आपको दिए हुए, तो ए डॉट बी क्रॉस सी जो है ये हम किस तरह फाइंड आउट करते हैं, तो इसके लिए डिटर्मिनेंट है आपके पास, तो इस डिटर्मिनेंट का जो पहला कंपोनेंट, पहली जो रो है उसमें पहले वेक्टर ए के कंपोनेंट्स होंगे, दूसरी रो में दूसरे वेक्टर बी के कंपोनेंट होंगे b1 b2 b3, और तीसरी रो में जो तीसरा वेक्टर है सी उसके कंपोनेंट होंगे c1 c2 c3। तो ये थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करके इस डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड हम फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये तो हमने स्केलर क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट को पढ़ा था, फिर उसके बाद और बताएं क्या पूछना आपने। सर ये एक वाला समझाते हैं, ड्रॉ द प्लेन्स वाला था एक सवाल। कौन सा? ड्रॉ द प्लेन्स और फिर एक इक्वेशन दी हुई है 3y माइनस 2z इज इक्वल टू 0। कौन सा क्विज के अंदर था या असाइनमेंट में था? असाइनमेंट में था। अच्छा एक मिनट, तो मैं असाइनमेंट, कौन सा असाइनमेंट 1 था ये? जी सर। अच्छा ये असाइनमेंट 1 में, हाँ तो इसके अंदर कौन सा क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपके पास? 9 था शायद। क्वेश्चन नंबर 9, ड्रॉ द प्लेन्स, ये वाला। यस सर। अच्छा तो अब जैसे आपने ऐसे प्लेन ड्रॉ करने जिसमें कोई एक टर्म मिसिंग हो, ये ऐसा चीज है 3y माइनस 2z, जिसमें x मिसिंग है, तो अब जैसे इसको आप किस तरीके से जो है वो ड्रॉ करेंगे, 3y माइनस 2z, ठीक है। तो अब जैसे आप x y z आप 3 डायमेंशन में इनको ड्रॉ कर लें। अब ये जो आपके पास है इसके अंदर x मिसिंग है, तो ये y z प्लेन के ऊपर एक लाइन होगी, ये लाइन होगी जो वाई जेड प्लेन पर होगी, और इसमें क्योंकि अगर वाई जीरो है जेड जीरो है वो इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी 0 0 इस लाइन के ऊपर होगा, ये लाइन ओरिजिन से पास होगी, लाइन है और ये पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये ओरिजिन से पास होगी, तो ये लाइन अगर आप वाई जेड प्लेन पर बनाए, ये आपके पास है वाई जेड प्लेन, तो इसके ऊपर ये आपके पास लाइन है, ये एक आपने लाइन बना दी है, ये इस लाइन की इक्वेशन है वाई जेड प्लेन के ऊपर, यानी आप अगर आप अपने रूम में बैठे हुए, यहाँ पर अगर आप रूम में बैठे हुए, तो ये जो सामने वाली दीवार है ये वाई सेट प्लेन है, ये इसको पर लाइन आपने ड्रॉ की हुई है, ठीक है। अब प्लेन ड्रॉ करने के लिए क्या करें, अब फर्ज करें ये जो लाइन है ना इसको आप अपनी तरफ खींचना शुरू कर दें, तो इसको जब आप अपनी तरफ खींचना शुरू करेंगे तो ये इस तरीके से ये प्लेन निकलना शुरू होगा, ये आपके पास जो ये बाहर प्लेन आएगा ऐसे, तो ये जो होगा, ये जो आपके पास प्लेन है ना, ये जिसको आप इस तरफ बाहर अपनी तरफ इस प्लेन को अगर आप निकाल रहे हैं, तो ये 3 डायमेंशन में मतलब आप इसको इमेजिन करें,
या इस तरह इसको मैं दिखा, ये ऐसे जाएगा और ऐसे आएगा, तो ये जो प्लेन निकल रहा है ना, ठीक है ना, तो ये आपके पास इस प्लेन की इक्वेशन है। अगर आपके पास फर्ज करें कि आपके पास जो है एक ऐसा प्लेन होता है जिसमें z जो है वो मिसिंग होता है, यानी खाली y और x की टर्म होती है, जैसे लेट्स से 2y माइनस 3x है, तो ये एक्स वाई प्लेन के ऊपर एक लाइन है जो कि ओरिजिन से पास हो रही है, तो ये एक्स वाई जी प्लेन है आपके पास। तो एक्स वाई प्लेन ये फर्श है जिसके ऊपर आप बैठे हुए हैं, ये रूम है, ये फर्श है, तो ये लाइन है, ठीक है ना, जो एक्स वाई प्लेन के ऊपर है। ये इसकी इक्वेशन है 2y माइनस 3x इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो अब आप इमेजिन करें कि इसको आप ऊपर खींचना शुरू करते हैं, यानी अब इसको स्पेस में अगर ये जो लाइन है इसको इसी तरह ऊपर ड्रॉ करें, तो ये समझिए ये गेट है, आप ये गेट इस तरीके से बन जाएगा, ये प्लेन बनेगा, ठीक है ना। जिसको आप इस, जैसे ये गेट है इसको आप इस तरह रोटेट कर सकते हैं, तो ये जो प्लेन बन रहा है ना आपके पास, ये इस प्लेन की इक्वेशन होगी 2y माइनस 3x की, ठीक है। और अगर इसके अंदर जो है y की टर्म अगर मिसिंग होगी आपके पास, फर्ज करेंगे जो आपको प्लेन दिया हुआ है उसमें y की टर्म में से, यानी फर्ज करें ये दिया हुआ है 2z माइनस 3x, इसमें y की टर्म में से, तो ये जो आपके पास है एक्स जेड प्लेन के ऊपर एक लाइन बनेगी, पहले आप एक लाइन बना लें एक्स जेड प्लेन के ऊपर, तो एक्स जेड प्लेन आपके पास ये वॉल है, जैसे आप यहाँ पे बैठे हुए रूम में, तो ये जो सामने वाली वॉल है तो वाई जेड प्लेन था, ये जो फर्श है ये एक्स वाई प्लेन है, और ये जो दीवार है ये वाई जेड प्लेन है, तो इसके ऊपर ये जो लाइन है ये ऐसी लाइन है जो ओरिजिन से गुजर रही है, तो ये आपके पास है 2z माइनस 3x। तो अब ये आपने लाइन ड्रॉ कर ली, तो अब प्लेन किस तरह बनेगा, अब इसको अगर आप इस तरीके से ऐसे बाहर निकालेंगे, तो ये जो प्लेन बन रहा है ना 3 डायमेंशन में आपके पास, तो ये जो प्लेन है ये आपका प्लेन है, ये इस प्लेन की इक्वेशन है 2z माइनस 3x। तो इस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे, समझ गए आप इसे, या कोई प्रॉब्लम है इसमें? सर इसमें हम कोऑर्डिनेट्स नहीं देखेंगे कि क्या लिखा हुआ है 2 3 है, तो उसको लाइक पे नहीं करेंगे मेजर, ऐसे वो ही बनाते हैं। हाँ, वो लिखने की जरूरत नहीं, वो उस वक्त लिखते हैं जब आपके पास तीनों वेरिएबल्स एक्स वाई जेड मौजूद हो। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आपके पास ये है कि 2x और प्लस 3y और प्लस 4z इज इक्वल टू 12 है, अब इस प्लेन में आपके पास जो है तीनों वेरिएबल्स हैं, तो अब इसको ड्रॉ करने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, पहले हर एक्सिस के ऊपर हमें 3 पॉइंट्स हासिल करने होंगे जहां पे कोई दो वेरिएबल जीरो हो। तो जैसे ये एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट है, तो यहाँ पे y और z जीरो होंगे, तो ये x कोऑर्डिनेट इसका क्या होगा, तो अगर आप y और z को जीरो रखेंगे तो 2x बराबर आएगा 12, तो x आ जाएगा 6, तो ये पॉइंट आपके पास आ जाएगा 6 0 0, तो एक पॉइंट ये आपको मिल गया। फिर y एक्सिस के ऊपर आप पॉइंट हासिल करने के लिए x और z को जीरो रख देंगे, तो y की वैल्यू आ जाएगी 4, तो ये पॉइंट आ जाएगा 0 4 0। और फिर z एक्सिस के ऊपर पॉइंट हासिल करने के लिए x और y को जीरो रखेंगे, तो z आ जाएगा आपके पास 0 0 3। तो ये 3 पॉइंट्स जब आपको मिल जाएंगे ना, तो इनको आप स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे, तो ये आपका प्लेन, ये जो प्लेन है ना ये मिल जाएगा, ये इस प्लेन की डायग्राम है, ये प्लेन है आपका। समझ में आ रही बात? तो अगर तीनों टर्म्स आपके पास मौजूद हो, तो फिर उसमें आप पहले ये तीनों पॉइंट्स हर एक्सिस के ऊपर हासिल करके इस तरीके से प्लेन को ड्रॉ करते हैं। लेकिन अगर इस तरह हो कि कोई एक वेरिएबल मिस हो, तो उसके अंदर फिर आप जस्ट देखेंगे कि जो वेरिएबल मिस है उसको हटा के जो बाकी प्लेन बन रहा है उसके ऊपर जो लाइन बन रही है आप उसे ड्रॉ कर लें, और फिर उस लाइन को अगर आप उसका प्लेन उसको खींचेंगे आप स्पेस में उस और प्लेन बनाएंगे, तो ये प्लेन जो है आपका ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपके प्लेन होंगे ना, ये मतलब किसी एक एक्सिस से पास हो रहे होंगे, बाकी दो एक्सिस से पास नहीं हो रहे होंगे। जैसे ये है, ये वाई एक्सिस से पास हो रहा है लेकिन एक्स और जेड से पास नहीं हो रहा। ये प्लेन जेड एक्सिस से पास हो रहा है, यानी उस एक्सिस से पास हो रहा है जो मिसिंग है। और ये जो प्लेन है आपके पास ये एक्स एक्सिस से पास हो रहा है, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से ड्रॉ होंगे। क्लियर है ये बात, या इसमें कोई प्रॉब्लम है? जी क्लियर है बात? सर ठीक है इसमें जो सर। पार्ट बी और सी है तो वो भी ऐसे ही सेम होगा।
अच्छा, इसमें ये पार्ट 2 और पार्ट 3 की बात कर रही हैं आप? यस सर। पार्ट 2 जो आपके पास वो है 5x प्लस 2z माइनस 20, तो इसमें आप देख रहे हैं y की टर्म मिसिंग है ना, तो इसको अगर मैं जैसे ड्रॉ करता हूं 5x प्लस 2z माइनस 20, तो ये आपके पास है 5x प्लस 2z माइनस 20, तो माइनस 20 को अगर आप उधर ले जाएं तो ये आपके पास ये है 20 हो जाएगा। तो अब इसमें अगर आप देखें ये अब जो प्लेन है ना ये ओरिजिन से पास नहीं हो रहा, क्योंकि अगर आप x और z दोनों को 0 रखेंगे तो इस तरफ 0 आ जाएगा और इस तरफ 20 आएगा, तो आपकी ये जो इक्वेशन है सेटिस्फाइड नहीं होगी। जैसे ये इसके अंदर आपके पास इक्वेशन ये जो प्लेन थे ना जिसमें ये वाला, इसमें क्योंकि कांस्टेंट 0 है तो ये प्लेन ओरिजिन से पास हो रहा है, x 0 y 0 रखेंगे तो दोनों साइड्स बराबर आएंगे, ये सेटिस्फाइड होगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। तो ये जो प्लेन है ये y टर्म इसमें मिसिंग है, और इसके अलावा ये जो आपके पास प्लेन है ये ओरिजिन से पास नहीं हो रहा। तो अब इसको आप किस तरह ड्रॉ करेंगे, तो इसमें पहले आप ये देख लें कि कौन से दो पॉइंट है जिनसे ये पास हो रहा है। तो x एक्सिस के ऊपर पॉइंट हासिल करने के लिए z को अगर आप 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, अगर आप z को 0 रखते हैं तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4, 5 4 ज़ा 20, और अगर आप x को 0 रख के z निकाल लें, x 0 रखेंगे z आपके पास आ जाएगा 10, ठीक है ना। तो ये जो पॉइंट है आपके पास ये कौन सा बनेगा, इसमें x है 4 और y जो है आपके पास वो मिसिंग है, तो y है 0 और z है आपके पास 0, तो इस प्लेन के ऊपर एक पॉइंट तो ये मिल गया आपको 4 0 0, और इस वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या होगा, x 0 है, y 0 है और z है आपके पास 10। तो आपका जो प्लेन है ना इन दो पॉइंट से पास हो रहा है। तो अब अगर आप अपने डायग्राम बनाते हैं 3 डायमेंशन में, ये x y z आपके पास है, तो अब ये जो दो पॉइंट्स हैं इनको अगर आप प्लॉट कर लें तो ये पॉइंट्स कहाँ पर प्लॉट हो गए, 4 0 0 ये यहाँ पे प्लॉट हो गया आपके पास, ये 4 0 0 और 0 0 10 ये यहाँ पे आपके पास जो है ये हो गया 0 0 10, ठीक है ना। तो अब ये जो आपके पास लाइन आपको दी हुई थी ना 5x प्लस जेड, ये क्योंकि इसमें y मिसिंग है तो ये लाइन बनेगी ऑन एग्जैक्ट प्लेन, ये लाइन है ऑन एग्जैक्ट प्लेन, लेकिन एक ऐसी लाइन है जो ओरिजिन से पास नहीं हो रही, लाइन ऑन एग्जैक्ट प्लेन। तो हमने इस लाइन को हासिल करने के लिए पहले दो पॉइंट्स इस पे फाइंड आउट किए, z 0 रख के और x 0 रख के, ठीक है ना। तो ये दो पॉइंट्स मिल गए, तो ये जो इन दोनों पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन कर देंगे ना तो ये लाइन मिल गई आपको एक्स जेड प्लेन के ऊपर, जिसकी इक्वेशन है 5x प्लस 2z इज इक्वल टू 20, ये इस लाइन की इक्वेशन है। तो यहाँ तक बात क्लियर है ना कि ये लाइन हमने किस तरह हासिल तो करनी बस है। ये सर एक ही बनेगा ये प्लेन। ये लाइन बनी, तो अब इसको आप, अब इसको अगर आप इस तरीके से एक्सटेंड करें स्पेस में तो ये प्लेन बन जाएगा, तो ये आपका रिक्वायर्ड प्लेन है जिसकी इक्वेशन है, ठीक है। बात क्लियर है। जैसे अगर आपके पास फर्ज करें अगर ये हो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, अब अगर ये कांस्टेंट 0 होता तो ये प्लेन फिर ओरिजिन से पास हो रहा होता, लेकिन ये जो प्लेन है ओरिजिन से पास नहीं हो रहा, तो ये एक्स वाई प्लेन के ऊपर एक लाइन आपको पहले बनानी पड़ेगी, एक्स वाई प्लेन के ऊपर एक लाइन है जो कि इस प्लेन की एक एज है। तो आपको दो पॉइंट्स कौन से मिल जाएंगे इसके ऊपर, अगर आप y 0 रखें तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, तो एक पॉइंट आपको ये मिलेगा 4 0 0 इस प्लेन के ऊपर। दूसरा पॉइंट आप x 0 रख के y निकाल लें तो x 0 है तो y की वैल्यू क्या आएगी 12, तो ये 0 12 0। तो ये जो दो पॉइंट्स है ना ये आपके प्लेन के ऊपर हैं। तो अब ये प्लेन जो है वो किस तरीके से ड्रॉ होगा, ये आपके पास एक्स वाई जी दो पॉइंट्स प्लॉट कर दें, एक एक्स एक्सिस के ऊपर ये प्लॉट हो रहा है, वाई एक्सिस के ऊपर ये प्लॉट हो रहा है, तो ये जो लाइन बन रही है ना आपकी एक्स वाई प्लेन के ऊपर, ये इस लाइन की इक्वेशन है 3x प्लस वाई। तो अब प्लेन किस तरह बनेगा, प्लेन किस तरह ड्रॉ होगा, ठीक है। अब ये जो लाइन है इसको आप आगे इस तरह ऊपर
जो है खींच के ये प्लेन बना दी, ये प्लेन है। वास्तव में जैसे ये आपके जो कमरे का रूम है ना, इस पे आपने इस तरीके से ये एक जो है कहना चाहिए एक इस तरीके से तख्ती इस तरीके से लगा दी है, ये बीच में ये स्पेस है, ये बीच में जो ना ये जेड एक्सिस और इसके दरमियान स्पेस है, ठीक है। तो ये जो आपका प्लेन बन रहा है ये रिक्वायर्ड प्लेन है। क्लियर है बात, क्या कोई प्रॉब्लम है? जी ठीक है सर। अच्छा, अब और बताएं, इसमें इसमें और तो कोई आपकी और तो कोई नहीं था इसमें क्वेश्चन, ये जो था आपका असाइनमेंट। इसमें और तो कोई क्वेश्चन नहीं करवाना। तो देखिए इसमें किस टाइप के क्वेश्चन है आपके पास। एक तो आपने ये फाइंड आउट या आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन सा सिस्टम राइट हैंडेड है, कौन सा सिस्टम लेफ्ट हैंडेड है। अच्छा, और दूसरे आप जो सर क्रॉस ये भी बता दें कि लेफ्ट हैंडेड कौन सा है? राइट हैंडेड कौन सा है, तो ये किससे आइडेंटिफाई करते हैं? नहीं सर, तो लेफ्ट हैंडेड कौन सा है? लेफ्ट हैंडेड में जैसे ये आपके पास ये जो राइट हैंडेड होता है ना, तो इसमें क्या होता है कि जब आप ये जो आपका राइट हैंडेड स्क्रू है, इसको जब आप एक्स से वाई तक घुमाते हैं ना, ये जेड एक्सिस की डायरेक्शन में खुलता है, तो ये राइट हैंडेड है। और अगर अगर लेफ्ट हैंडेड होगा तो फिर इसके अपोजिट डायरेक्शन जो है ये उसमें जो है मूव करेगा। तो अगर ये जो सिस्टम है जिसपे जेड एक्सिस बिलो है तो ये लेफ्ट हैंडेड है। और अगर ये है एक्स वाई जेड जिसमें जेड एक्सिस अबव है तो ये आपके पास जो है ये आपके पास राइट हैंडेड है। तो इस पे मैंने आपको एक तरीका बताया था कि या तो आप रोटेशन यूज करके जो है उसको फेमिलियर पोजीशन पे ले आए, तो उससे आपको अंदाजा हो जाएगा। जैसे फर्ज करें कि ये आपके पास जैसे इसके अंदर से ही मैं जैसे लेता हूँ, जैसे ये आपके पास था ये थर्ड है, ये इस तरीके से ये बना हुआ है एक्स जेड वाई। तो ये y है आपके पास और ये z है आपके पास और ये आपके पास जो है ये x है, ठीक है ना। तो इसको आप इस तरह कर लें कि अगर फर्ज करें कि मैं जो ये जो y एक्सिस जो है इसको मैं इसकी पोजीशन में चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं इनको जो है रोटेट कर सकता हूँ। और मैं इस रोटेशन की मदद से अभी तो मैं किसी ऐसे फैमिलियर पोजीशन में चेंज कर सकता हूँ जिसपे फिगर आउट करना आसान है कि वो राइट हैंडेड है या लेफ्ट हैंडेड है, ठीक है ना। तो अब इसको आप इस तरह करें, फर्ज करें कि आप इस तरीके से इसको ये जो जेड एक्स है ना, इसको इस तरह पकड़ के घुमाते हैं, इस तरह पकड़ के जो इसे रोटेट करते हैं आप इस तरीके से। अगर आप इसको रोटेट करें, ये रोटेट करके जब जेड एक्सिस इस पोजीशन पर आएगी तो जो एक्स एक्सिस है वो आपके पास यानी जब जेड एक्सिस यहाँ पर होगी तो एक्स एक्सिस रोटेट होके कहाँ पे चली जाएगी? इस पोजीशन पे चली जाएगी, ठीक है ना। ये वाई एक्सिस एज इट इज रहेगी, ठीक है ना। तो अगर आप इसको इसको फर्ज करें, इसको आप इस तरह पकड़ के अगर आप जो है इस तरह रोटेट करते हैं, ऐसे रोटेट करके जब आप इस पोजीशन पे लाएंगे, ठीक है ना, तो ये जो एक्स एक्सिस है ये भी रोटेट करेगी और ये रोटेट करके यानी जब जेड एक्सिस इस तरह की 90 डिग्री पर रोटेट होगी तो एक्स एक्सिस भी 90 डिग्री पर रोटेट करके इस पोजीशन पर आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप पहुंच गए। अच्छा, फिर उसके बाद अब उसके बाद आप क्या करें कि आप जो है ये जो एक्स एक्सिस है ना, अ, इसको अगर आप इस तरीके से ऊपर रोटेट करें ऐसे, तो ये जो वाई एक्सिस है आपके पास ये इस तरफ रोटेट करेगी। तो जब एक्स एक्सिस को आप रोटेट करके यानी इस पोजीशन पे लाएंगे, इसमें जेड एक्सिस जो है वो फिक्स रहेगी। तो ये जब एक्स एक्सिस इस पोजीशन पे आएगा आपके पास, तो ये जो वाई एक्सिस है ना ये इस पोजीशन पे आपके पास चली जाएगी, ये चीज, ठीक है ना। क्लियर हो रही बात या इसमें कोई प्रॉब्लम है? यानी पहले हमने जेड एक्सिस को रोटेट किया, तो जेड एक्सिस जब इस पोजीशन पर आएगी तो एक्स एक्सिस 90 डिग्री पर रोटेट होकर यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है।
और फिर अगर आप एक्स एक्सिस को ऊपर की तरफ रोटेट करें ऐसे, तो अब जब एक्स एक्सिस को आप यूँ रोटेट कर रहे होंगे तो ये वाई एक्सिस जो है ये बैकवर्ड जाएगी। तो जब एक्स एक्सिस इस पोजीशन पर आएगी तो वाई एक्सिस जो होगा वो आपके पास वो बैकवर्ड चला जाएगा, ठीक है ना। तो अब इसमें आप देख लें यहाँ पे क्या फिगर आउट कर सकते हैं कि ये कौन सा सिस्टम है। मतलब अगर आप यहाँ पर अगर आप एक राइट हैंडेड स्क्रू लेते हैं, जो राइट हैंडेड होता है उसमें क्या होता है, जो आपके पास जैसे ये आपके पास एक्स वाई, ये राइट हैंडेड स्क्रू है, इसको एक्स से वाई की जानिब घुमाएंगे तो ये जेड की डायरेक्शन में जो है ओपन होगा। और अगर आप ये स्क्रू लेते हैं इस तरीके से, इसको अगर आप वाई से जेड की जानिब घुमाएंगे तो ये एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में ओपन होगा। तो यानी एक्स क्रॉस वाई जो होगा जेड होगा, एक्स क्रॉस वाई आपके पास जेड होता है, एक्स क्रॉस वाई जेड होता है, वाई क्रॉस जेड आपके पास एक्स होता है और जेड क्रॉस एक्स वाई होता है। तो जेड क्रॉस एक्स अगर आप एक ऐसा स्क्रू कंसीडर करें ऐसे, इसको अगर आप जेड से एक्स की जानिब रोटेट करेंगे ना तो ये किस सिमत में ओपन होगा, वाई की सिमत में, ठीक है ना। तो यानी एक्स क्रॉस वाई जेड होगा, वाई क्रॉस जेड एक्स होगा और जेड क्रॉस एक्स वाई होगा, जिसका आई जे के में होता है। तो इसमें आप देख लें कि अब कौन सा आपको फिगर आउट करना आसान है इसमें, जेड क्रॉस एक्स। तो ये अगर आपके पास ये अगर ऐसा स्क्रू है ऐसे है, ठीक है ना, इसको अगर आप एक्स क्रॉस जेड की डायरेक्शन में अगर आप इसको रोटेट करेंगे तो ये इस डायरेक्शन में ओपन नहीं होगा बल्कि ये बाहर की सिमत में ओपन होगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में। अगर ये इसी सिमत में ओपन होता तो ये राइट हैंडेड होता, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में ओपन हो रहा तो ये लेफ्ट हैंडेड है। तो ये जो आपका सिस्टम है ना ये लेफ्ट हैंडेड है, ठीक है ना। तो अगर ये जो आपको ये जो सिस्टम दिया हुआ है, अगर फर्ज करें ये इस तरह आपको दिया हुआ है एक्स वाई और ये आपके पास है जी। अब आपको ये फिगर आउट करना है कि ये कौन सा सिस्टम है, ये एक्स है, ये वाई है और ये जी है। ये आपको दिया हुआ है राइट हैंडेड है या लेफ्ट हैंडेड है। तो अब अगर आप इसके ऊपर जो है इस पोजीशन में राइट हैंड रूल अगर आप फिगर आउट कर सकते हैं कि कोई राइट हैंडेड स्क्रू अगर मैं ओपन करूं एक्स से वाई तो वो किस डायरेक्शन में ओपन होगा, तो फिर तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर इस डायरेक्शन में फिगर आउट करना मुश्किल हो रहा है तो आप ऐसा करें, पहले इसको रोटेट करके किसी फैमिलियर पोजीशन पे ले आए। जैसे अगर मैं एक्स को रोटेट करके यहाँ एक्स को मैं रोटेट करता हूँ ऐसे, ठीक है ना, तो ये जेड जो है इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, ठीक है ना, 90 डिग्री पर, ठीक है ना। तो अगर मैं एक्स को मैं इस पोजीशन में रोटेट करके जो है मैं ऐसे लेकर आता हूँ, ये ऐसे आएगा तो जेड रोटेट करके जो है आपके पास यानी एक्स 180 डिग्री पर रोटेट कर रहा है, जेड 180 डिग्री पर रोटेट करेगा, ऐसे आ जाएगा। तो ये जो है आपके पास ये फेमिलियर पोजीशन आपको मिल गई है। यानी इसको आप रोटेट करके 180 डिग्री पे इस पोजीशन पे लाते हैं तो ये 180 डिग्री पे रोटेट करके इस पोजीशन पे आ जाएगा ऐसे, ठीक है। तो अब इसमें देख रहे हैं अगर ये राइट हैंडेड स्क्रू है आपके पास, इसको एक्स से वाई की जानिब घुमाएंगे तो ये जेड की जानिब जेड की समझ में खुलेगा। तो इसका मतलब ये जो ओरिजिनल सिस्टम था ये राइट हैंडेड था, ये राइट हैंडेड सिस्टम है, ठीक है। क्लियर है बात या इसमें कोई प्रॉब्लम है? जी ठीक है सर। अच्छा, और कौन सा इसमें, तो इसमें सर आप प्रोजेक्शन। खुद से सवाल करवा दें जो भी लाइक एग्जाम में जिस टाइप के सवाल आएंगे। अच्छा, इसके अंदर एक तो देखें आपको जो असाइनमेंट 2 में जो आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन दिए थे और जो उसकी एप्लीकेशन आपको दी हुई थी कि इनिशियल कंडीशंस गिवन और इनिशियल कंडीशंस को यूज़ करके फिर आप जो उसको सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको एसिलरेशन दिया हुआ इंटीग्रेट करके आप वेलोसिटी निकाल सकते हो, पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हो, उसमें इनिशियल कंडीशन आपको गिवन है। तो उस तरह के क्वेश्चन जो है आपको आने चाहिए। जैसे अगर ये जो है मैंने आपको फर्स्ट करें ये एसिलरेशन आपको गिवन है कि 3i प्लस जे और अ, ये एसिलेशन आपको गिवन है कि 3t² आई, ये पैरामेट्रिक फॉर्म में गिवन है, और प्लस जे और प्लस साइन टी के
और इसमें ये इनिशियल कंडीशन गिवन है कि वेलोसिटी जो है वो लेट्स से सर बस यही वाला सवाल होगा कि कोई भी इनिशियल कंडीशन से ये निकालें, अलग से नहीं होंगे लाइक इंटीग्रेशन या डेरिवेशन के? अलग से भी हो सकते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चंस आपको मैं दे दूं, वो अलग से भी हो सकते हैं और इनिशियल कंडीशंस वाले भी हो सकते हैं। अगर इनिशियल आपको कोई इनिशियल कंडीशंस नहीं दी हुई तो फिर उसमें कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट आपके पास आएगा जिसको आप फाइंड आउट नहीं कर सकेंगे, तो वही आपका आंसर होगा। लेकिन अगर कंडीशंस आपको गिवन होगी तो फिर उसमें जो भी आपके आर्बिट्ररी कांस्टेंट है उनकी वैल्यूज फिर आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी उन कंडीशंस को यूज करके। जैसे अगर फर्स्ट करें इसमें वेलोसिटी आपको दी हुई इनिशियल कंडीशन पे i प्लस जे, ठीक है ना। अब मैं आपसे कहता हूं कि फाइंड वेलोसिटी एट एनी टाइम, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकालें फॉर एनी टाइम, यानी वेलोसिटी एट टी निकालें। तो हमें पता है कि हम एसिलरेशन से वेलोसिटी हम किस तरह निकालते हैं। एसिलरेशन और वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है, वेलोसिटी का जो डेरिवेटिव होता है आपके पास, जो डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी है दैट इज एसिलरेशन। तो एसिलरेशन का जो इंटीग्रल होता है आपके पास दैट इज वेलोसिटी। तो हम एसिलरेशन को जब इंटीग्रेट करते हैं तो वी फाइंड वेलोसिटी वेक्टर एट एनी टाइम। तो अब ये जो है यहाँ पे आपको इनडेफिनेट इंटीग्रेशन यूज करनी पड़ेगी। तो अब ये जो एसिलेशन दिया हुआ है इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये टर्म बाय टर्म आप इसको इंटीग्रेट करेंगे। ये है जैसे 3t², इसका इंटीग्रल क्या होगा। तो अब इसमें इंटीग्रेशन के जो रूल्स हैं वो आपको याद होने चाहिए। पावर रूल आपके पास क्या होता है कि एक पावर इंक्रीज करके उससे डिवाइड करते हैं ना। तो t² का इंटीग्रल क्या होगा, t³/3। तो ये जो इसका पहला कंपोनेंट है ये आप इंटीग्रेट कर लेंगे तो ये आपके पास इसका वेलोसिटी का x कंपोनेंट आ जाएगा, प्लस 1 का इंटीग्रल क्या होता है t, तो ये y कंपोनेंट को इंटीग्रेट कर लेंगे, वेलोसिटी का y कंपोनेंट, और एक्सीलरेशन के z कंपोनेंट को इंटीग्रेट करेंगे। साइन t का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कॉस t। तो ये इसका जो इंटीग्रल है ये वेलोसिटी का x कंपोनेंट, और साथ ही फिर आपके पास क्या होगा, एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट वेक्टर c बार। तो अब इस वेक्टर को निकालने के लिए ना आप ये जो कंडीशन आपको दी हुई है ना इसको आपने यूज करना है। तो अब वेलोसिटी क्योंकि अगर 0 पे दी हुई है तो आप इसमें t 0 सब्सटीट्यूट कर देंगे, अगर 1 पे दी होगी तो 1 सब्सटीट्यूट कर देंगे। जिस जो भी t की वैल्यू इनिशियल कंडीशंस में आपको गिवन है आप वो इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे। तो अब इसमें अगर आप t जो है वो 0 सब्सटीट्यूट करते हैं तो ये आपके पास वेलोसिटी एट 0 आपके पास आ जाएगी। तो अब राइट हैंड साइड पे आप जहाँ जहाँ पे भी t 0 वो रख दें तो ये टर्म खत्म हो जाएगी 0i, इसमें t 0 रख देंगे तो ये टर्म खत्म हो जाएगी 0j, और इसमें t 0 रखेंगे तो ये आपके पास जो है माइनस कॉस 0 होता है 1, तो कॉस 0k और ये प्लस c बार। तो ये तो आपके पास 1 आ जाएगा। फिर इसमें ये जो इनिशियल कंडीशंस गिवन है कि वेलोसिटी एट 0 ये जो गिवन है ये पुट कर देंगे i प्लस जे। तो इस साइड पे हमने जो इनिशियल कंडीशन है वेलोसिटी एट 0 वो पुट कर दी। राइट हैंड साइड पे ये आपके पास माइनस के और प्लस सी बार आ गया, तो यहाँ से वेक्टर सी बार आपको मिल जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी। एक माइनस के बार को वहाँ ले जाएंगे तो ये आई प्लस जे और प्लस के, तो ये वेक्टर सी बार आ गया। अब इसको जो है अब आप सब्सटीट्यूट कर देंगे यहाँ पर, तो इस तरीके से आपको वेलोसिटी मिल जाएगी एट एनी टाइम। तो फिर जब आप इसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे 1 में तो वेलोसिटी एट एनी टाइम आपके पास आ जाएगी वेलोसिटी एट टी। तो ये आपके पास है, ये 3 से 3 कैंसिल होगा तो ये हो जाएगा t³ और प्लस टी जे और माइनस कॉस टी के और प्लस सी बार, और फिर जो सी बार है इसकी वैल्यू रख देंगे आई प्लस जे प्लस के। अब इसमें जो आई की टर्म्स है यानी जो एक्स कंपोनेंट है उनको ऐड कर लेंगे, आई इसमें कॉमन है तो ये हो जाएगा t³ + 1i। तो ये वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट हो जाएगा आपके पास। फिर जे की टर्म जो है उनको ऐड कर लेंगे, जे कॉमन लेंगे तो ये t+i, और ये जो आपके पास वेलोसिटी का y कंपोनेंट है, और k कंपोनेंट के लिए k कॉमन लेंगे तो ये 1 माइनस कॉस टी के। ठीक है, तो ये आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी एट एनी गिवन टाइम t। अब अगर आपको पोजीशन वेक्टर निकालना है तो उसमें फिर उसकी इनिशियल कंडीशन आपको जैसे गिवन है, यानी 2 इनिशियल कंडीशंस आपको गिवन है, एक वेलोसिटी के लिए एक पोजीशन के लिए। फर्स्ट करें पोजीशन वेक्टर आपको गिवन है कि पोजीशन वेक्टर एट 0 जो है
वो आपके पास है 2i माइनस के। तो अब आपसे बोल रहा है कि आप पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करें एट एनी टाइम t। तो अब पोजीशन वेक्टर वेलोसिटी से हम किस तरह निकालते हैं? वेलोसिटी को जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमें पोजीशन वेक्टर मिलता है, ठीक है। तो याद रखेंगे जब पोजीशन वेक्टर को आप डिफरेंशिएट करते हैं, इसका डेरिवेटिव लेते हैं, तो आपको वेलोसिटी वेक्टर मिल जाती है वेलोसिटी, और जब वेलोसिटी को आप डिफरेंशिएट करते हैं तो आपको जो है वो एक्सीलरेशन मिलता है, ठीक है। तो एक्सीलरेशन को इंटीग्रेट करेंगे, वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें पोजीशन वेक्टर मिलेगा। तो इसी तरीके से अब ये जो वेलोसिटी आपने निकाली है इसको फिर आप इंटीग्रेट कर लेंगे, इसका इंडेफिनेट इंटीग्रल लेंगे तो उसमें एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट सी आएगा जो इस इनिशियल कंडीशन को यूज करके आप जो है मालूम करेंगे, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल इसी तरीके से होगा। तो एक तो इस टाइप के क्वेश्चन से ये जो है आपको आने चाहिए। फिर इसके अलावा और जो आपके पास क्वेश्चन, जैसे आप लाइंस की पैरामेट्रिक इक्वेशन जो है फाइंड आउट कर सकते हो मुख्तलिफ सिचुएशंस में। उस पर कोई पॉइंट दिया हुआ है और एक वेक्टर दिया हुआ है जो पैरेलल, जैसा ये आपको असाइनमेंट में भी दिया हुआ था। और फिर आप कोई किसी प्लेन की इक्वेशन निकाल सर सकते इसका हैं। क्वेश्चन 6 करा दें, जी, इसका क्वेश्चन नंबर 6 करा दें। इसका क्वेश्चन नंबर 6, to find the parametric equations of the line passing through the point 2 3 8 and is parallel to the xz plane and the yz plane। तो अगर आपके पास एक प्लेन है जो इस पॉइंट से गुजर रहा है 2 3 8 से, और वो एक्स जेड और वाई जेड प्लेन के पैरेलल है, तो वो पैरेलल है एक्स जेड प्लेन के और वाई जेड प्लेन के। तो अगर आप जो है आप पहले जो है ड्रॉ कर लें अपने एक्स वाई जी एक्सिस, एक्स वाई और जी। तो अब इसमें एक्स जेड प्लेन आपके पास कौन सा है? ये है एक्स जेड प्लेन, ठीक है ना। तो आपका आपकी जो लाइन है ना वो इस प्लेन के पैरेलल है, तो और दूसरे वाई जेड प्लेन के पैरेलल है, तो ये है आपके पास वाई जेड प्लेन, ठीक है ना। तो आपकी जो लाइन होगी एक ऐसी लाइन जो इन दोनों प्लेन के पैरेलल हो, वो इस तरीके से होगी, ऐसे पास हो रही होगी, ठीक है ना। ये लाइन जो है इस प्लेन के भी पैरेलल है आपके पास, इस प्लेन के भी पैरेलल है, और ये इस प्लेन के भी पैरेलल है जो वाई जेड प्लेन है। यानी अगर आप ये जैसे आपके पास रूम है, ये आपका फ्लोर है और ये आपकी जो है दो वॉल्स हैं, तो ये जो आपके पास लाइन है जो फ्लोर से छत तक आपकी जा रही है, ये छत है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये आपकी इन दोनों वॉल्स के पैरेलल है। अब अगर फर्ज करें ये कहता है कि इस वॉल के पैरेलल हो और इस प्लेन के फ्लोर के पैरेलल हो, तो वो फिर इस तरीके से होती, ऐसे जा रही होती। और अगर कहता है कि फ्लोर के पैरेलल हो और इस वॉल के पैरेलल हो, तो वो फिर आपके पास वो जो होती है वो फिर इस तरीके से होती, ऐसे होती, ठीक है ना। मतलब ये तीनों लाइंस परपेंडिकुलर है, तो ये लाइन है, ये जो है एक्स जेड प्लेन और वाई जेड प्लेन के पैरेलल है, या ये लाइन है आपके पास, या आपके पास ये लाइन है, ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। हर लाइन दो प्लेन्स के जो है पैरेलल है। तो यहाँ पे जो आपको लाइन दे रहा है वो एक्स जेड प्लेन के और जो वाई जेड प्लेन है उसके पैरेलल है, और इस पॉइंट से पास हो रही है। तो ये जो पॉइंट है आपके पास, ये जो पॉइंट है ये स्पेस में, ये पॉइंट है आपके पास 2 3 8। तो अब बहुत सारी लाइन जो है इस प्लेन से इस पॉइंट से पास हो सकती हैं, बहुत सारी लाइन, लेकिन हमने एक ऐसी लाइन मालूम करनी है जो एक्स जेड प्लेन के पैरेलल हो और वाई जेड प्लेन के पैरेलल हो। तो वो एक ही लाइन ऐसी होगी जो एक्स जेड प्लेन के और वाई जेड प्लेन के जो है पैरेलल होगी। तो वो कौन सी लाइन होगी आपके पास? वो ये वाली लाइन है जो इस पॉइंट से गुजर रही है 2 3 8 और इस प्लेन के पैरेलल है। तो अब ये जो आपके पास ये जो आपके पास लाइन है, तो इसमें देखें इसके अंदर कौन सा जो कोऑर्डिनेट है आपके पास जो इसमें मैटर करेगा। इसमें अगर आप कोई डिफरेंट पॉइंट्स लें इस लाइन के ऊपर, तो सबके
जो x कोऑर्डिनेट है और जो y कोऑर्डिनेट है वो तो चेंज नहीं होंगे, सिर्फ जो z कोऑर्डिनेट है ना वो चेंज होगा। तो जो z कोऑर्डिनेट है आपके पास वो डिफरेंट है। जैसे अगर आपके पास जो है ये x, ये जो है आपके पास x कोऑर्डिनेट है, ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है, ये x कोऑर्डिनेट है 2, y कोऑर्डिनेट है 3। लेकिन जो z कोऑर्डिनेट है ना वो चेंज, वो अगर ये पॉइंट लेंगे तो इसका z कोऑर्डिनेट कम होगा, ये पॉइंट लेंगे तो ये ज़्यादा हाइट पर है, इसका z कोऑर्डिनेट बढ़ जाएगा। तो अब ये जो आपके पास लाइन है इसमें क्या प्रॉपर्टी है कि जितने भी पॉइंट्स हैं उनके जो z कोऑर्डिनेट है वो चेंज हो रहे हैं, लेकिन x और y कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहे। तो x कोऑर्डिनेट तो कांस्टेंट रहेगा 2, चेंज नहीं हो रहा। ये मैं पैरामेट्रिक इक्वेशन लिख रहा हूँ इस लाइन की। y कोऑर्डिनेट जो है वो चेंज नहीं हो रहा 3, लेकिन जो z कोऑर्डिनेट है ना वो आपके पास क्या होगा, वो आपके पास होगा 8 प्लस t। इसके अंदर सिर्फ z कोऑर्डिनेट जो है वो आपका चेंज हो रहा है, वो वेरिएबल, वो जो पैरामीटर t है उस पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो जैसे से आप t की वैल्यू चेंज करेंगे तो z कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू है वो चेंज होगी। t अगर पॉजिटिव है तो z कोऑर्डिनेट बढ़ रहा होगा, t नेगेटिव है तो z कोऑर्डिनेट डिक्रीज हो रहा होगा। ठीक है, तो ये जो होगा आपके पास लाइन की पैरामेट्रिक इक्वेशन है। x और y कोऑर्डिनेट तो फिक्स होंगे, यानी जब t चेंज होगा तो x और y कोऑर्डिनेट तो आपके चेंज नहीं होंगे, सिर्फ आपका z कोऑर्डिनेट जो है वो चेंज होगा। ठीक है, तो ये आपकी लाइन की इक्वेशन है। तो समझिए आप किस तरीके से इसको सॉल्व किया। क्लियर है ये बात? यस सर। अच्छा, फिर आपको प्लेन की इक्वेशन निकालना आती हो और फिर आप दो प्लेन्स के दरमियान एंगल निकाल सकते हो, और जो दो प्लेन की जो इंटरसेक्शन से लाइन बन रही है आप उसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन निकाल सकते हो। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 8 है, इस टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो कि फाइंड द एंगल बिटवीन द टू प्लेन्स। ये दो प्लेन्स दिए हुए हैं, इनके एंगल्स फाइंड आउट करें एंड फाइंड ए सेट ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशंस फॉर द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स। और इन प्लेन के इंटरसेक्शन की जो पैरामेट्रिक इक्वेशन है, इंटरसेक्शन से जो लाइन प्रोड्यूस हो रही है उसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन निकालें। And also verify that the cross product of normal vectors to the plane is parallel to the line। तो प्लेन के नॉर्मल वेक्टर्स आप प्लेन की इक्वेशन से निकाल सकते हो, ये आपको आता हो। इन नॉर्मल वेक्टर के जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो इस लाइन के पैरेलल है, तो ये आप वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है ना, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आपको आने चाहिए। तो ये तो क्वेश्चंस, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। प्लेन के नॉर्मल वेक्टर्स निकाल के आप प्लेन के दरमियान जो है एंगल्स किस तरह निकालेंगे, एंगल्स के लिए वो जो नॉर्मल वेक्टर से प्लेन की उनकी आप डॉट प्रोडक्ट यूज करेंगे, डॉट प्रोडक्ट की मदद से आप एंगल निकालेंगे। ठीक है, तो इस टाइप की प्रॉब्लम जो है वो आपको आनी चाहिए। अच्छा, और इसके बाद फिर आपने कौन से टॉपिक पढ़े थे जो आपके पास, और बताएं कौन सी चीज आपको पूछनी है। सर पार्शियल डेरिवेटिव का कोई सवाल? अच्छा, तो लास्ट लेक्चर जो था आपका, अच्छा एक तो लेक्चर 6, अच्छा लेक्चर 5 में, हाँ, और फिर वेक्टर वैल्यूड फंक्शंस जो हैं, कर्व्स इन स्पेस है आपके पास। तो वेक्टर वैल्यूड फंक्शन जो है उनको आप स्पेस में लिख सकते हो। डिफरेंट टाइप्स के जो वेक्टर वैल्यूड फंक्शन है, जैसे कोई सर्किल है आपके पास जिसका सेंटर ओरिजिन पर एक काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो आप उसकी इक्वेशन लिख सकते हो या उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हो। इलिप्स है, आप इलिप्स की क्वेश्चन को जो है रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। हेलिक्स है आपके पास, उसकी क्वेश्चन को आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो। और फिर आप जो है फिर जो वेक्टर वैल्यूड फंक्शन है उनकी लिमिट्स आप निकाल सकते हो, डिफरेंशिएट आप डेरिवेटिव निकाल सकते हो, और जो इंटीग्रेशन है इनडेफिनेट इंटीग्रल है वो यूज कर सकते, वो फाइंड आउट कर सकते हो, डेफिनेट इंटीग्रल फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये जो डेरिवेटिव के रूल्स है ना ये आपको मालूम होने चाहिए। ये जो रूल्स के कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 है, डेरिवेटिव का पावर रूल है आपके पास, प्रोडक्ट रूल है, कोशेंट रूल है, टिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव आपको पता हो। ठीक है, और प्रोडक्ट रूल पता हो, कोशेंट रूल पता हो, फिर जो वेक्टर वैल्यूड फंक्शन है आप उन्हें इंटीग्रेट कर सकते हो। फिर वहाँ पे जो इंटीग्रेशन के रूल्स हैं वो जो हैं आपको मालूम होने चाहिए कि जब आप इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेशन के रूल्स क्या, इंटीग्रेशन का पावर रूल होता है आपके पास। अक्सर ज़्यादातर वही जो हम यूज़ करते हैं। और फिर अगर आप हायर डेरिवेटिव्स निकाल सकते हो, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव,
वो आप निकाल सकते हो, बार बार डिफरेंशिएट करेंगे। और अगर फर्ज करेंगे जैसे इस टाइप के क्वेश्चन है कि डेरिवेटिव्स हैं, जैसे फर्स्ट डेरिवेटिव है आपके पास ये पोजीशन वेक्टर का या वेक्टर वैल्यूड फंक्शन का, और इसका सेकंड डेरिवेटिव है, तो इनके दरमियान डॉट प्रोडक्ट आप निकाल सकते हो, क्रॉस प्रोडक्ट आप निकाल सकते हो। तो जैसे इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना, डेरिवेटिव्स हैं डिफरेंट ऑर्डर के, उनके दरमियान आप डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हो। तो डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट के वही फार्मूले हैं, बस यहाँ पे ये है कि आप जो वेक्टर आपको गिवन है वो डेरिवेटिव्स हैं ऑफ वेक्टर वैल्यूड फंक्शंस। बाकी लेकिन जो आपका प्रोसीजर है वो तो उसी तरीके से है। और फिर इसकी जो एप्लीकेशन है आपके पास इस मैकेनिक्स में, कि आप जो है पोजीशन वेक्टर गिवन है तो आप वेलोसिटी निकाल सकते हो, डिफरेंशिएट करके एक्सीलरेशन निकाल सकते हो। और रिवर्स प्रॉब्लम है कि अगर एक्सीलरेशन गिवन है तो उसे इंटीग्रेट करके आप वेलोसिटी और पोजीशन वेक्टर मालूम कर सकते हो। तो जैसे इस टाइप के क्वेश्चन आपने करे हुए हैं। और फिर अब जैसे 6A में आपके पास है वो इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस जैसे आपको करवाए थे, और इंडेफिनिट इंटीग्रल आप निकाल सकते हो। और अगर आपको इनिशियल कंडीशन गिवन है तो उसे यूज करके आप जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है इसमें कांस्टेंट वेक्टर वो आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो जैसे अभी आपको मैंने क्वेश्चंस आपको बताएं उसी टाइप के क्वेश्चंस ये हैं आपके पास। और इसमें हाँ ये आपके पास हाँ से ये तो आप कर सर चुके। फिर आपके पास एक मिनट फिर जी जी एक मिनट 6B में आप लेक्चर 7 में, अच्छा अब ये जो आपके पास कोई वेक्टर है और उसका जो डेरिवेटिव होता है वो उसके किसी भी पॉइंट के ऊपर टेंजेंट होता है, तो आप टेंजेंट वेक्टर डेरिवेटिव की मदद से निकाल सकते हैं। यूनिट टेंजेंट वेक्टर निकालना है तो फिर आप उसके डेरिवेटिव को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो यूनिट टेंजेंट वेक्टर आपके पास आ जाएगा। हाँ यूनिट टेंजेंट वेक्टर आप निकाल सकते हो, ये प्रॉब्लम है आपके पास। और फिर पार्शियल डेरिवेटिव वो फिर आपको लास्ट, अब ये फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल्स हैं, तो ऐसे जो सर फंक्शन है यूनिट टेंजेंट वेक्टर में जो भी हमारे पास कंडीशन दी हुई है t इज इक्वल टू 1, तो इसको हम लोग यूनिट वेक्टर निकालने से पहले डालेंगे या बाद में? पहले तो आप यूनिट टेंजेंट वेक्टर, आप टेंजेंट वेक्टर्स निकाल लेंगे एट एनी पॉइंट, ठीक है ना। जैसे ये आपके पास जैसे इसी के अंदर ये प्रॉब्लम में ही सॉल्व हुआ हुआ है आपके पास। जैसे ये क्वेश्चन था आपके पास कि फाइंड ए यूनिट टेंजेंट वेक्टर टू द गिवन स्पेस कर्व एट t1। तो आपने जैसे आपने इसका डेरिवेटिव ले लिया पोजीशन वेक्टर जो आपको गिवन था या वेक्टर वैल्यू फंक्शन जो गिवन था, तो आपने पहले आपने इसका डेरिवेटिव मालूम कर लिया, तो ये डेरिवेटिव आ गया। अब इसमें t की जगह आप 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो अब ये टेंजेंट वेक्टर आपके पास आ जाएगा एट 1, ठीक है। अब आप जो है इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो इसके लिए आप यानी टेंजेंट यूनिट टेंजेंट एट 1 किस तरह निकालेंगे, ये जो टेंजेंट वेक्टर एट 1 निकाला है इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो ये यूनिट टेंजेंट वेक्टर एट t1 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ये मैग्नीट्यूड निकाल के इसको इससे डिवाइड कर दिया तो ये यूनिट टेंजेंट वेक्टर आपके पास आ गया एट t1। इसी तरह अगर फर्स्ट करें आपको एंगल्स वगैरह निकालने, जैसे ये आपके पास ये एक प्रॉब्लम आपको दी हुई थी कि आपसे बोला कि फाइंड एंगल बिटवीन स्पेस कर्व एंड इट्स टेंजेंट वेक्टर एट t0। तो ये आपको स्पेस कर्व दिया हुआ था यानी r बार, और ये इसका टेंजेंट वेक्टर है यानी डेरिवेटिव ऑफ r बार। तो आपने इनके दरमियान एंगल निकालना है जब t0 हो। तो पहले तो आप क्या करेंगे कि जो आपको ये जो दिया हुआ था पोजीशन वेक्टर इन टर्म्स ऑफ t है, तो पहले आप इसमें t0 पुट करके निकाल लेंगे पोजीशन वेक्टर t0 पर कितना है, ठीक है, वो हमने निकाल लिया। फिर हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ t, यानी इसमें ये नहीं कि आप पहले 0 पुट करें फिर डिफरेंशिएट करें, वो तो फिर 0 ही आएगा। आपने जो r आपको दिया हुआ है पोजीशन वेक्टर इन टर्म्स ऑफ t, इसको आपने डिफरेंशिएट करके इसका टेंजेंट वेक्टर निकालना है। तो जैसे हमने इसको डिफरेंशिएट कर लिया, t साइन t को हमने प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट किया कि t एज इट इज साइन t का डेरिवेटिव जो कि cos t है प्लस साइन t एज इट इज और t का डेरिवेटिव जो कि 1 है। फिर उसके बाद y कंपोनेंट का डेरिवेटिव लिया t का, वो जो कि 1 आ गया आपके पास। फिर एक्सपोनेंशियल t का डेरिवेटिव लिया, एक्सपोनेंशियल t आ गया। तो ये जो पोजीशन वेक्टर आपको गिवन है, वेक्टर वैल्यूड फंक्शन गिवन है, ये इसका डेरिवेटिव आ गया जो कि इसके ऊपर टेंजेंट वेक्टर है। अब इस
डेरिवेटिव में टी जीरो पुट करके हमने वैल्यू कैलकुलेट कर ली कि जब टी जीरो रखेंगे तो जीरो इंटू ये टर्म जीरो हो जाएगी, साइन जीरो, ये टर्म जीरो हो जाएगी, जे बचेगा और ये एक्सपोनेंशियल जीरो 1 आ जाएगा आपके पास। तो इस तरह डेरिवेटिव एट जीरो आपके पास आ गया जे प्लस के। और इसी तरह जो आपके पास आर बार था एट जीरो, वो हमने अलग से कैलकुलेट कर लिया था, तो वो आपके पास आ गया था, वो जस्ट के था आपके पास, ठीक है ना। ये आर पोजिशन वेक्टर एट जीरो ये के है, और ये इसका टेंजेंट वेक्टर एट जीरो ये जे प्लस के है। तो अब हमने जो है इनके दरमियान क्रॉस, फर्ज करें क्रॉस प्रोडक्ट निकालनी है एट टी जीरो, तो वो हम इस तरीके से जो है फाइंड आउट कर लेंगे। अगर अब हमने इनके दरमियान एंगल निकालना है, यानी आर एट जीरो और आर का डेरिवेटिव एट जीरो के दरमियान, तो वो हम डॉट प्रोडक्ट से निकाल लेंगे। अब जैसे यहाँ पे दिया हुआ कि आप जो है एंगल निकालें जीरो के ऊपर पोजीशन वेक्टर और उसके टेंजेंट वेक्टर के दरमियान। तो अब हमने क्या करा कि जो आर एट जीरो था जो कि के था, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया 1 है, और इसका जो टेंजेंट है आर डेरिवेटिव, आर का डेरिवेटिव एट जीरो जे प्लस के, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया √2। फिर हमने इनकी डॉट प्रोडक्ट निकाल ली के और जे प्लस के की, ये डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट निकाल ली। फिर कॉस थीटा डॉट प्रोडक्ट की मदद से, यानी डॉट प्रोडक्ट को डिवाइड कर देंगे मैग्नीट्यूड से, तो कॉस थीटा आ जाएगा, तो वहां से आपको एंगल मिल जाएगा, ठीक है ना। तो पहले आप जनरल एक्सप्रेशंस निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ टी, ठीक है ना। पहले आप वैल्यू टी की पुट नहीं करेंगे, पहले आप जैसे आपने डेरिवेटिव निकालना है, तो वो जो टी का एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है उसी को आप डिफरेंशिएट करके आप जो है उसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे इन टर्म्स ऑफ टी। जब आप डिफरेंशिएट कर लेंगे उसके बाद फिर आप डेरिवेटिव की वैल्यू जो गिवन वैल्यू ऑफ टी है उस पर कैलकुलेट करेंगे कि टी जीरो पर डेरिवेटिव निकालना है, तो उसके अंदर टी जीरो पुट करके उससे सॉल्व कर लेंगे। और फिर उसके बाद अब अगर आपने एंगल निकालना है टी जीरो पर, तो पहले आप डिफरेंशिएट करके टेंजेंट वेक्टर निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ टी, फिर उसमें आप टी जीरो पुट करके उसकी वैल्यू निकालेंगे, और फिर उसके ऊपर आप डॉट प्रोडक्ट यूज करके जो है एंगल मालूम कर लेंगे। तो आपने वैल्यू बाद में पुट करनी है, पहले आपने डिफरेंशिएट करना है। क्लियर है बात, या इसमें कोई प्रॉब्लम है? जी, बात क्लियर है। यस सर। तो अच्छा, अब पार्शियल डेरिवेटिव जो आपको अब इसमें ये आपके पास जो है फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल हम पढ़ रहे थे। तो ऐसे फंक्शन जिनमें एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, तो फिर वहाँ पे हम पार्शियल डेरिवेटिव यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे तो y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5 है, तो इसमें जस्ट y एक फंक्शन ऑफ x है, इसमें एक सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। लेकिन जैसे z है वो डिपेंड कर रहा है x और y पर, ये इक्वेशन दी हुई है z इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ पे z फंक्शन है x और y का, तो ये एक सेवरल वेरिएबल वाला फंक्शन है, ठीक है। अगर जैसे w है वो फंक्शन x y z का है, जैसे मैंने आपको मिसाल बताई थी, जो वॉल्यूम होता है वो x y z, किसी भी क्यूब का वॉल्यूम जो होता है वो 3 वेरिएबल्स लेंथ, विड्थ और हाइट पर डिपेंड करता है, तो वो एक फंक्शन होता है सेवरल वेरिएबल का। तो अब जब आपके पास ऐसे फंक्शन हो जिसमें एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, तो फिर हम उसमें रेट ऑफ चेंज मालूम करने के लिए जो है पार्शियल डेरिवेटिव यूज करते हैं। तो डेरिवेटिव क्या होता है? रेट ऑफ चेंज होती है। तो पार्शियल डेरिवेटिव में ये होगा कि जब आप एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, तो आप एक वेरिएबल को चेंज करेंगे, बाकी वेरिएबल्स को आप फिक्स कर देंगे, उन्हें आप चेंज नहीं करेंगे। तो बाकी वेरिएबल्स को फिक्स कांस्टेंट करके एक वेरिएबल की जो रेट ऑफ चेंज हम मालूम करते हैं उसको हम पार्शियल डेरिवेटिव कहते हैं, ठीक है ना। जैसे अगर z फंक्शन है एक्स वाई का, ये दिया हुआ 4x क्यूब वाई स्क्वायर, तो इसका जो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z है विद रेस्पेक्ट टू x, या जो इसकी रेट ऑफ चेंज है विद रेस्पेक्ट टू x, इसका मतलब ये है कि हम x को चेंज करेंगे और जो बाकी वेरिएबल है y उसको फिक्स कर देंगे, और सिर्फ x को चेंज करके हम जो है z की रेट ऑफ चेंज निकालेंगे, तो ये इसका पार्शियल डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। ये इसकी नोटेशन है z सब x या डेल z ओवर डेल x है। तो अब जैसे 4x क्यूब वाई स्क्वायर है, इसमें y स्क्वायर और 4 ये कांस्टेंट कर दें, तो x क्यूब के ऊपर आप वही डेरिवेटिव के जो पावर रूल है वो यूज कर लेंगे, तो वो 3x स्क्वायर इसका डेरिवेटिव आएगा। तो इस तरह ये 3 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 12x स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा। और अगर पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो फिर x की जो भी टर्म होगी उसको कांस्टेंट कर देंगे हम, सिर्फ जो y की टर्म है उसके ऊपर हम डेरिवेटिव के रूल्स यूज करेंगे। तो जैसे y स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर रूल से 2y होगा, तो ये 8y हो जाएगा, और ये x क्यूब एज इट इज है, तो 8x क्यूब y। अब अगर इन पार्शियल डेरिवेटिव्स की वैल्यू किसी गिवन पॉइंट पे निकालनी है, तो वो x और y की जो वैल्यूज है वो उस पर हम पुट कर देंगे। फिर मैंने आपको बताया था इसकी ज्योमेट्री क्या होती है, कि जैसे अगर z आपके पास जो है x y का फंक्शन हो, तो जब आप इसको प्लॉट करेंगे ना, तो आपको एक स्पेस के अंदर आपको एक सरफेस हासिल होगी, ठीक है।
इस सरफेस का हर पॉइंट की जो वैल्यू होगी वो आपको इस फंक्शन के बराबर मिलेगी, यानी एक्स और वाई जब आप प्लॉट करेंगे उसके अगेंस्ट जेड, तो आपको ये डिफरेंट पॉइंट्स हासिल होंगे स्पेस में, इनको ज्वाइन कर देंगे तो आपको एक सरफेस मिलेगी। अब ये सरफेस डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है। तो सरफेस को हम पैरामीटराइज करते हैं बाय 2 पैरामीटर यू एंड वी। जो प्लेन होता है उसको पैरामीटराइज करने के लिए आपको जस्ट एक पैरामीटर चाहिए होता है। तो जिस तरह जो एक सिंगल वेरिएबल वाला वेक्टर वैल्यूड फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव उसके किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट होता है, तो इसी तरह जो पार्शियल डेरिवेटिव होते हैं वो भी टेंजेंट वेक्टर्स होते हैं। तो जो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड है विद रेस्पेक्ट टू एक्स वो टेंजेंट वेक्टर है इन एक्स डायरेक्शन, और जो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड है विद रेस्पेक्ट टू वाई वो टेंजेंट वेक्टर है इन वाई डायरेक्शन। तो ये जैसे इस डायग्राम में दिखाया। तो अब अगर आपको कोई सेवरल वेरिएबल वाला फंक्शन दिया हुआ है, मैं आपसे कहूँ कि इसका टेंजेंट वेक्टर निकालें इन एक्स डायरेक्शन, तो इसका मतलब यही है कि आपने इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स। और अगर मैं आपसे कहूँ आप इसका टेंजेंट वेक्टर निकालें इन वाई डायरेक्शन, तो इसका मतलब है आपने इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है विद रेस्पेक्ट टू वाई। अगर किसी खास पॉइंट पी के ऊपर ये टेंजेंट कैलकुलेट करने हैं तो वो उन पार्शियल डेरिवेटिव्स में आप पुट कर देंगे। अब जैसे ये एग्जांपल जो आपके पास है, फाइंड द टेंजेंट इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन टू दिस सरफेस, ये सरफेस है। अब इस सरफेस इस पॉइंट पी के ऊपर, ये पॉइंट पी के ऊपर हमने एक्स डायरेक्शन में टेंजेंट वेक्टर निकालना, वाई डायरेक्शन में। तो जो टेंजेंट इन एक्स डायरेक्शन है वो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड है विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव ले लिया एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स कॉस वाई। तो वाई की टर्म को आप कांस्टेंट कर देंगे, सिर्फ एक्स की टर्म के ऊपर आप डेरिवेटिव के रूल्स अप्लाई करेंगे। तो एक्स स्क्वायर वाई का जो पार्शियल डेरिवेटिव है वो 2xy हो गया, और एक्स कॉस वाई में ये कॉस वाई, वाई की टर्म ये तो फिक्स कर देंगे, हम कांस्टेंट कर देंगे, सिर्फ एक्स का डेरिवेटिव लेंगे जो कि 1 है। तो एक्स कॉस वाई का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कॉस वाई आ जाएगा। और फिर इसको इस गिवन पॉइंट 1 - 1 पे कैलकुलेट कर लेंगे, तो इसमें x की जगह हम 1 रख देंगे, y की जगह -1 रख देंगे। तो जब आप इसमें x की जगह 1 रखेंगे, y की जगह -1 कैलकुलेट कर लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी इसकी -2 प्लस cos 1। ये cos 1 जो आप कैलकुलेटर से चाहे निकाल सकते हैं, इसको एज इट इज रहने दें। फिर इसी तरह ये क्या है, ये इसका टेंजेंट वेक्टर, ये जो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z है विद रेस्पेक्ट टू x एट 1 - 1, तो ये क्या है, ये इसका टेंजेंट वेक्टर है इन x डायरेक्शन एट दिस पॉइंट p 1 - 1। इसी तरह जो टेंजेंट वेक्टर होगा इन y डायरेक्शन, तो वो इसका पार्शियल डेरिवेटिव होगा विद रेस्पेक्ट टू y। तो अब जब इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रेस्पेक्ट टू y एक्स स्क्वायर y का, तो अब इसमें x की जो टर्म है उनको आप कांस्टेंट फिक्स कर देंगे, और सिर्फ जो y की टर्म है उनको डिफरेंशिएट करेंगे डेरिवेटिव के रूल्स इस्तेमाल करके। तो जैसे एक्स स्क्वायर y का जो पार्शियल डेरिवेटिव है विद रेस्पेक्ट टू y, एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, y का 1 होगा, और x cos y का पार्शियल डेरिवेटिव जब देंगे विद रेस्पेक्ट टू y, तो x की टर्म एज इट इज है, cos y का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन y। तो ये फिर इसका पार्शियल डेरिवेटिव आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू y एक्स स्क्वायर माइनस एक्स साइन y। ठीक है, अब 1 - 1 के ऊपर हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, x की जगह 1 सब्सटीट्यूट कर देंगे, y की जगह जो है -1 है। तो जैसे अब फर्ज करेंगे, जैसे अब मिसाल के तौर पे मैं आपको ये जैसे z देता हूँ एज ए फंक्शन ऑफ x एंड y 3 x की पावर 4 और cos y। तो अब इसका जो टेंजेंट है, टेंजेंट इन x डायरेक्शन, वो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z है विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये टेंजेंट इन x डायरेक्शन है एट एनी पॉइंट, तो इसका जो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z है विद रिस्पेक्ट टू x, tx, कैपिटल Tx का मतलब है टेंजेंट, और सब x बता रहे हैं इन x डायरेक्शन। तो टेंजेंट इन x डायरेक्शन जो है वो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z है विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब क्या होगा इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x? तो इसमें जो cos y है इसको आप कांस्टेंट रखोगे, 3x की 4 के ऊपर आप पावर रूल यूज करेंगे डेरिवेटिव का, तो ये हो जाएगा 12x³ cos y। अब अगर फर्ज करें मैं आपसे बोलता हूँ कि जो टेंजेंट इन x डायरेक्शन है उसको आप इस पॉइंट के ऊपर कैलकुलेट करें 1 0 के ऊपर, यानी आप इसमें x0 पुट कर देंगे, x1 पुट कर देंगे, y0। तो ये जो टेंजेंट है आपके पास इन x डायरेक्शन एट दिस पॉइंट P, इस पॉइंट P के ऊपर, तो इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट आप इसमें रख दोगे, 12x³ x की जगह 1 और y की जगह 0। तो cos 0 जो होता है आपके पास वो 1 होता है, तो ये आ जाएगा 12। ठीक है, और अगर मैं आपसे कहूँ कि आप इसका टेंजेंट निकालें इन y डायरेक्शन ty,
तो वो आपके पास क्या है, वो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z है विद रेस्पेक्ट टू y। तो अब इसका जब पार्शियल डेरिवेटिव आप लोगे z का विद रेस्पेक्ट टू y, तो इसमें जो x की टर्म है ना उसको हम कांस्टेंट रखेंगे और सिर्फ जो डेरिवेटिव के रूल है y की टर्म पे अप्लाई करेंगे। तो cos y का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन y। तो ये हो जाएगा -3x³ साइन y। ये इसका टेंजेंट है इन y डायरेक्शन। अब अगर इसको कैलकुलेट करना है एट 1 0, तो अब अगर ये पार्शियल, ये जो टेंजेंट इन y डायरेक्शन है इसको हम कैलकुलेट करना चाहते हैं एक पार्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम इसमें पुट कर देंगे। तो ये जो पॉइंट है 1 0, यहाँ पे अगर हम टेंजेंट निकालना चाहते हैं तो x की जगह हम 1 रखेंगे और y की जगह हम 0 रखेंगे। तो साइन 0 क्योंकि 0 होता है तो पूरी टर्म 0 आ जाएगी। तो ये जो टेंजेंट आ जाएगा आपके पास एट दिस पॉइंट इन y डायरेक्शन, वो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है जिसमें आपको ये पता होगा जो आप पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालने ज्योमेट्रिकली इनके क्या मीनिंग्स है। ये टेंजेंट है और स्पेस में क्योंकि आप एक से ज्यादा टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो जैसे ये इस डायग्राम में दिखाएगा आपको कि आपके पास जो ये सरफेस है, इस सरफेस के मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर जो है आप टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, टेंजेंट इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स। तो ये पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड है विद रेस्पेक्ट टू एक्स। और जो P के ऊपर टेंजेंट है इन y डायरेक्शन, तो ये पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z है विद रेस्पेक्ट टू y। ठीक है, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन जो है ये आप पार्शियल डेरिवेटिव्स की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है ये बात या इसमें कोई प्रॉब्लम है? जी जी, क्लियर है ये यस सर, बात? ये तो क्लियर है। तो अब बताएं, अब और कौन सी प्रॉब्लम है आपके पास, और कौन से? आपका पेपर 12 को है ना? आपका जो मिड टर्म है 12 तारीख को है ना? थर्सडे को है सर, अब डेट नहीं पता। अच्छा, अब बताएं मुझे और कौन सी प्रॉब्लम है आपको। तो आप बीच में मतलब सॉल्व करें, अगर आप सॉल्व कर आपको कुछ यानी जो भी आपके लेक्चर पीछे हो चुके हैं ना उनको गो थ्रो करें, वो सारे टॉपिक्स आप देखें, उसमें क्वेश्चंस किस तरह सॉल्व किए हुए, क्विजेस जो आप क्विजेस में जो मिस्टेक्स सर कर आप रहे हैं। पेपर पैटर्न बता दें कि मतलब कितने क्वेश्चंस आएंगे, एटलीस्ट ये तो बता दें। पैटर्न ये होगा जिस तरह आपके क्विजेस में आपका पैटर्न था ना कि 2 पार्ट्स होंगे आपके। एक पार्ट 1 होगा वो कॉन्सेप्ट पार्ट होगा, उसमें आपने ट्रू फॉल्स बताने हैं और उसमें आपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है या फिल इन द ब्लैंक्स करने। तो उसमें आपने कोई वर्किंग शो नहीं करनी। ट्रू अगर आपने कहा ये ट्रू है तो आपको नहीं बताना ये ट्रू क्यों है, जस्ट आप समझते हैं ये ट्रू है तो वो आपके कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप ट्रू फॉल्स कर लेंगे। तो पार्ट 1 होगा कॉन्सेप्ट पार्ट का, उसमें आपने कोई वर्किंग शो नहीं करनी। पार्ट 2 होगा आपका कंप्यूटेशन पार्ट, उसमें आपने वर्किंग शो करनी है, यानी उसमें आपने कैलकुलेशन करनी है, फार्मूले यूज करने हैं, कंप्यूटेशन करनी है, वो सब आपने दिखाना है। मतलब उसमें आपने ये नहीं सिर्फ बताना नहीं है, आपने उसके अंदर सॉल्व करके वो चीजें कैलकुलेट करनी है। तो ये 2 पार्ट्स होंगे। जिस तरह आपने क्विज के अंदर जिस तरह जो क्विज का पैटर्न था ना, बिल्कुल उसी तरह का पैटर्न आपका मिड टर्म का होगा, वही पैटर्न आपका फाइनल का होगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस जो भी टॉपिक्स आप पढ़ रहे हैं ना वो उन्हीं टॉपिक से मुताबिक उसी तरह के क्वेश्चंस होंगे जिस तरह क्विजेस में दिए हैं, जिस तरह असाइनमेंट में दिए हैं, जिस तरह आप क्लास में एक्सरसाइजेस में करते हैं, जिस तरह प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आपको दिए हैं। तो आपने अपने उन क्वेश्चंस में आपने ये देखना है कि कहाँ पे आपका कोई कॉन्सेप्ट जो है उसमें आप फंसते हैं, वो आपका क्लियर नहीं है। तो अगर वो क्लियर नहीं है तो आप उसमें देखें जो मिस्टेक्स आप कर रहे हैं उसका सॉल्यूशन आपके पास है, उसको आप खुद से करने की कोशिश करें। अगर सॉल्यूशन समझ में नहीं आता आप मुझसे पूछ लें, मुझे आप ईमेल कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आप कोई और ऑनलाइन सेशन रखना चाहते हैं किसी दिन, हफ्ते को या इतवार को शाम के टाइम पे 5, 6, 7 बजे, तो आप मुझे बता दीजिएगा। फिर मैं जो है हफ्ते या इतवार को एक ऑनलाइन सेशन में रख लूँगा शाम में 5, 6 बजे। तो जिस तरह आप लोग मुझे कहेंगे उस दिन मैं रख लूँगा। ठीक है, अगर आप बीच में करें क्वेश्चन अपने सॉल्व करें, अगर आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको जमा कर लें, या तो अगर आप मुझसे ईमेल करके पूछ लें, या आपने कोई ऑनलाइन सेशन रखना है तो आप मुझे बता दीजिएगा, फिर मैं एक और ऑनलाइन सेशन आपका रख लूँगा हफ्ता या इतवार किसी भी दिन शाम को 5, 6, 7 बजे के करीब। ठीक है, ठीक है सर। तो अब बताएं मुझे, अब इसमें और कोई प्रॉब्लम है आपकी? तो आप जो है ना खुद से जो है प्रैक्टिस करें, मतलब ये जो क्वेश्चंस जो मैं आपको सॉल्व करके दे रहा हूँ ना, खुद से आप ट्राई करें, क्विज के करें, असाइनमेंट्स के करें। ठीक है, आप देखिए सर कहाँ ये पे जो आप आपने जो लेक्चर 5 से करवाया ना काम, जैसे पार्शियल डेरिवेटिव्स हो गए, यूनिट टेंजेंट वेक्टर हो गए, इनके ठीक है। प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स नहीं है हमारे पास ना, आपने सिर्फ 2 ही डाली हुई है शायद। तो अगर आप हमें वो भी दे दें तो हम उसको खुद ही से कर लेंगे।
उस पे इसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम मैंने देखिए पता नहीं इसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मैंने डाली हुई है या नहीं डाली हुई इसकी, तो मैं उसमें नहीं डाल डालनी दूंगा। नहीं है, हाँ आप तो डाल दे थोड़ी सी एक्स्ट्रा ना, ताकि आइडिया हो जाए प्लेन मैं वगैरह के उसमें लिए। हाँ मैं उसमें अपलोड कर दूंगा, अभी अपलोड कर दूंगा, और फिर मैं आपको LMS के ऊपर जो है ना मैं आपको मैसेज कर दूंगा कि मैंने अपलोड कर दिए, तो वो आज ही मैं अपलोड कर दूंगा, तो उसको आप कर लीजिएगा, उसमें प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बाकी जो भी क्वेश्चन है आप प्रैक्टिस कर लें। कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझे ईमेल कर दें, या अगर आपने कोई ऑनलाइन सेशन रखना है तो फिर आप मुझे ईमेल करके बता दीजिएगा कि सर इस दिन रख लें, हफ्ता या इतवार को किसी दिन रख लेंगे शाम में 5-6 बजे के करीब। सही है? ठीक है सर, थैंक यू। ओके, तो फिर मैं क्लास यहाँ पे खत्म कर दूं? कर दें सर, और तो कोई क्यूरीज अभी तक? देख लें और किसी की अगर कोई क्यूरी है